तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 की। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है बच्चों, ये फिजिक्स के लिए और खास करके बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग जो करने चल रहे हैं बच्चों, उसमें होगा हम लोगों का थ्योरी पोर्शन तो होगा ही होगा, डेरिवेशन जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, और न्यूमेरिकल। ये दोनों हम लोग खास तरीके से इसको कवर करेंगे और इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। जैसा कि सभी बच्चों को दिखाई पड़ रहा होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है बच्चों, ये पार्ट 1 है, वन शॉट का। और इसमें हर एक टॉपिक बच्चों, अगर आप लोगों ने साल भर भी कोई पढ़ाई नहीं किया है तो भी अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखते हैं, पूरा पढ़ते हैं इससे, तो आप लोगों का पूरा टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएगा। मतलब इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा कि जो आप लोगों को ना पढ़ाया जाए। लगभग चीज़ें 90% टॉपिक्स मैं यहाँ पर कवर करूँगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखते हैं कि हमारा पहला टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है। तो पहला टॉपिक देखते हैं बच्चों। तो पहला टॉपिक आपके सामने है, जैसा कि आप लोगों को एक सिंपल केस दिया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट ये समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए तो आप यही लिखेंगे, यानी कि पर सेकंड जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं, हम करंट बोलते हैं। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बच्चों होता है I इक्वल्स टू Q बाई टी। क्या होता है बच्चों, Q बाई टी होता है। और सभी बच्चों को फॉर्मूला और पता है, Q इक्वल्स टू होता है NE, तो बन जाएगा NE अपॉन टी। यानी एक कंप्लीट आपका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, एक कंप्लीट आपका फॉर्मूला हो जाएगा, जहां पर N क्या है बच्चों, N आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आपका E जो है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बच्चों, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैल्यू होती है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है बच्चों, अगर पूछ लिया जाए कि कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों, ये आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है पहली चीज। इसकी यूनिट क्या होती है करंट की बच्चों, तो करंट की यूनिट होती है बच्चों एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। और अगर इसका डायमेंशन पूछ लिया जाए आपसे, इसका डायमेंशन क्या होता है, तो इसका डायमेंशन होता है ए। ठीक है, कहीं कहीं किसी बुक में आपको डायमेंशन आई भी दिखाई पड़ सकता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, डायमेंशन ए भी होता है और आई भी होता है। अब बात आती है कि सर इसी में अगर आप हमको करंट डेंसिटी बता दें क्या होता है तो और मजा आ जाए। तो चलिए करंट डेंसिटी देखते हैं बच्चों। करंट डेंसिटी क्या होता है बच्चों, करंट डेंसिटी अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की बच्चों, तो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों। करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया आर कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। क्या लिखेंगे बच्चों, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। करंट पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। डिनोट किससे करते हैं इसको डिनोट करते हैं जे से, और फॉर्मूला होता है बच्चों I अपॉन ए, और इसके यूनिट हो जाती है, क्या हो जाती है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एंड जो डायमेंशन होता है बच्चों, इसका हो जाता है एम्पियर का ए, और मीटर स्क्वायर ऊपर जाके बन जाएगा एल की पावर -2। तो फाइनली आपका ये बन गया AL-2। क्लियर है इतनी बातें। अब बात आती है आगे के टॉपिक, मीन फ्री पाथ क्या होता है बच्चों। अगर मैं मीन फ्री पाथ की बात करता हूं तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए बच्चों कि मीन फ्री पाथ में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, कई पार्टिकल हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, और जब वो रैंडम मोशन करते हैं तो एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। जब वो कोलाइड करते हैं तो उस कोलिजन की वजह से एक पाथ जनरेट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। यानी इसी के बारे में लिखा गया बच्चों कि मीन फ्री पाथ रिफर्स टू द एवरेज डिस्टेंस दैट a moving particle travels between successive collision or impacts। बच्चों जैसे मान लीजिए आपके पास एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है। अब क्या करता है, जैसे पहला पार्टिकल इससे टकराया, दूसरा इससे टकराया, फिर इससे टकराता है, फिर कंटिन्यू आगे चलता है, ऐसे टकराता रहता है। तो इस वक्त जो पाथ बन गया बच्चों, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम मीन फ्री पाथ। अब बात आती है कि सर रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बच्चों। अगर मैं आपको डेफिनेशन बुक के लैंग्वेज में ना बता के मैं अपने हिसाब से बताऊं, तो जैसे एक पार्टिकल बच्चों दूसरे पार्टिकल से टकराता है, फिर दूसरा तीसरे से टकराता है, तो दूसरा जब तीसरे से टकराता है या तीसरा जब चौथे से टकराएगा तो कुछ देर के लिए रेस्ट में चला जाता है। इसी को बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। इसको डिनोट किससे करते हैं बच्चों, इसको डिनोट करते हैं हम टाउ से। रिलैक्सेशन टाइम को डिनोट करते हैं बच्चों किससे, टाउ से। यानी यही चीज बोला जा रहा है, द एवरेज टाइम ऑफ फ्री ट्रेवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए ये छोटे छोटे डेफिनेशन हैं, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। अगर अच्छे से पता है तो आपके लिए दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक,
चलिए आगे चलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पहले डिनोट जो करते हैं हम वीडी से, किससे करते हैं बच्चों? वीडी से करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराता है, दूसरा तीसरे से टकराता है, तीसरा चौथे से टकराता है, तो सबकी वेलोसिटीज बच्चों अलग अलग होती है। जो इनकी एवरेज वेलोसिटी होती है जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स आर कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पर लेकिन बुक में जो अलग लैंग्वेज दे रखा है, द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स in a conductor gets drifted in a direction opposite to the direction of the applied electric field। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ये ट्रैवल करते हैं, उस समय अपोजिट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है उसी क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं, मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कितने पार्टिकल हैं, इफ वी हैव n particles of velocities v1 v2 v3 एंड सो ऑन। कहां तक जा रहा है बच्चों? vn तक। तो इनका एवरेज यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या होगा बच्चों? vd बराबर हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा बच्चों? n तक। तो हो जाएगा vn अपॉन में आ जाएगा बच्चों आपका n आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? आपका n आ जाएगा। तो एक तो आपका जनरल फॉर्मूला ये बन जाता है बच्चों, जैसे कभी आपको वेलोसिटी के फॉर्म में दिया गया है तो डायरेक्टली आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है एक्सेलरेशन इनटू टाइम, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो इस तरीके से लिख सकते हैं vd इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे बच्चों? v1 के लिए लिखेंगे a टाउ 1, क्योंकि उनका एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा। a टाउ 1 a टाउ 2 a टाउ 3 प्लस एंड सो ऑन। कहां तक? a टाउ n अपॉन में क्या जाएगा? n। ठीक है, यहां से अगर a कॉमन ले लें बच्चों तो a कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा? a अंदर बन जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा? ये टाउ n तक जाएगा बच्चों, और अपॉन में हो जाएगा ये आपका n। अगर मैं बोलूं कि ये जो आपका कंप्लीट है बच्चों, ये इतना पोर्शन जो आपका कंप्लीट आ रहा है, ये इतना पोर्शन बच्चों आपका, ये एक आपका कंप्लीट टाउ हो जाए। क्या हो जाए? ये टाउ, मतलब कि एक एवरेज टाइम यानी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम में बोल दूं तो फॉर्मूला आपका बन जाता है बच्चों vd इक्वल्स टू, जो बन जाता है ये क्या बन जाता है? a, और पूरा a बन गया आपका टाउ, तो बन जाएगा a इंटू टाउ। ठीक है, आपका ये भी फॉर्मूला डिराइव हो गया बच्चों। ठीक है, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव हो गया। चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ, अगला आपका है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये आता है रिलेशन, मोस्टली बच्चे देखे होंगे कि ये रिलेशन काफी बार पूछा गया है बोर्ड में। क्या है? बोल रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि I और VD में रिलेशन आपको बताना है। तो क्या करते हैं, देखिए आपके पास एक कंडक्टर है बच्चों, जिसमें कुछ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं विद वेलोसिटी VD इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन में है। अब बोला गया कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A है और ऐसे इसमें छोटे छोटे n पार्टिकल हैं, तो आप लोगों को एक बात पता होगा कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए, पहले आप लोगों को करंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों। अगर करंट के फॉर्मूले की बात करें तो हम लोग जानते हैं पहले से ही, वी नो दैट I इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? Q बाई टी होता है। क्या होता है? Q बाई टी होता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो Q है, ये सभी बच्चे जानते हैं कि Q इक्वल्स टू एन ई, कैपिटल N मैं मान ले रहा हूं, कैपिटल N। ठीक है बच्चों, कैपिटल N मैं मान ले रहा हूं। लेकिन इसमें जो N है बच्चों, N जो है वो क्या है, पहले आपको ये जानना पड़ेगा। N जैसे स्मॉल n तो एक पार्टिकल के लिए है, ऐसे n जो है कई पार्टिकल्स के लिए है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कई पार्टिकल के लिए है। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो स्मॉल कैपिटल N है वो स्मॉल n यानी छोटे छोटे n पार्टिकल के लिए a एरिया में vd वेलोसिटी से जो ट्रैवल कर रहे हैं t टाइम में, ये पूरा कैपिटल N की वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ रख दूं तो q कितना आ जाएगा? q बच्चों आपका आ जाएगा कितना? n a vd इंटू टी, और E लास्ट में आपका है। ये वैल्यू आप यहाँ पर चिपका दीजिए, ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या बन जाएगा? देन I इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बच्चों? Q की जगह पे वैल्यू आप पुट कर दीजिए, NEA VD इंटू टी, ये तो जाएगा बच्चों, अपॉन में आ जाएगा आपका T, और T से T क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। तो I इक्वल्स टू बन जाएगा आपका NEA VD। ठीक है बच्चों, आपका ये डेरिवेशन हो गया कंप्लीट। यानी जो इन्होंने बोला था डेरिवेशन, देखिए
जो डेरिवेशन इन्होंने बोला था वो डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आपसे मान लीजिए इन केस अगर आपसे कह दिया जाए करंट डेंसिटी का भी फॉर्मूला इसी वक्त आप डिराइव कर दीजिए, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? करंट डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं बच्चों? करंट डेंसिटी हम डिनोट करते हैं जे से। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? जे इक्वल टू होता है आई बाई ए। क्या होता है बच्चों? आई बाई ए। अब आई की जो वैल्यू आई है ये उठा के यहाँ रख दीजिए, तो क्या बन जाएगा? जे इक्वल टू बन जाएगा बच्चों, आई की जगह पर रखेंगे एन ई ए वी डी, और नीचे क्या है बच्चों आपका ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा बच्चों जे इक्वल टू बन जाएगा एन ई वी डी। आपका ये फॉर्मूला आ गया है बच्चों। देखिए अगर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं और अच्छे से सभी चीज़ें लगभग मैंने पहले बोला है कि कवर में करा दूंगा इस वीडियो में, तो कोशिश करिए कि आप लोग जरूर से जरूर इसको देख के जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाँ, अब आता है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हमको ओम्स लॉ डिराइव करना बच्चों, इसी को हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोलते हैं। इसी को हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोलते हैं बच्चों। इसी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, इसी को बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, ठीक है बच्चों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लेकिन वैसे मैं इतना जानता हूं कि बोर्ड में पूछा तो जाता है, लेकिन ये न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प करेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए अगर इसकी बात करें, पहले सबसे पहले तो हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो आप लोग पहले भी डिराइव करके पढ़ चुके होंगे। एक फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं, वी नो दैट V इक्वल्स टू आई आर। सभी बच्चे पढ़े होंगे V इक्वल्स टू आई आर। एक इक्वेशन आपका ये है। लेकिन ये जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में जो ओम्स लॉ से डिडक्शन है इसका जो डिराइव किया जाता है उसका फॉर्मूला एक, वो आपके सिलेबस में तो है, बट वो सिलेबस में है केवल न्यूमेरिकल पर्पस से, वो डेरिवेशन आपको खुद करना होता है। तो वहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव होकर और आता है इसी फॉर्मूले का, यानी पोटेंशियल के फॉर्म में V इक्वल्स टू होता है m अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू आई बाई ए इंटू एल बाई ए इंटू आई, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका ये भी होता है बच्चों। यहां से आपको ओम्स लॉ का फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। चलिए पहले इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि सर यहां पर क्या क्या चीजें हैं, पहले कंपेयर करते हैं। अगर मैं बोलूं कि V इक्वल्स टू आई आर है, तो इसका मतलब आप देख रहे होंगे, अगर इससे कंपेयर करें, ये आई आप ऐसे ही कैपिटल में ही बना लीजिए, दोनों तरफ अगर आई है तो कैपिटल में ही बना लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये अगर कैपिटल आई यहाँ पर है, देखिए कंपेयर करेंगे तो आई से आई कट जाएगा, तो ये आपका पूरा रेजिस्टेंस बनेगा। तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा बच्चों? रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी, तो m अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए आपका रेजिस्टेंस बनेगा। एक फॉर्मूला तो आपका ए आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी फॉर्मूले में कुछ और भी नए फॉर्मूले डिराइव करने हैं, इसी में देखिए बच्चों, इस एल को आप अपॉन में लाइए। एल को जब आप अपॉन में लाएंगे तो v बाई आपका बन जाएगा एल, और यहां पर आपका जो बचेगा m अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू आई बाई ए बन जाएगा बच्चों। अब इसको मैंने क्यों बनाया, देखिए समझिएगा, सभी बच्चे पहले भी पढ़ चुके हैं। जो V बाई एल होता है बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V बाई एल। ये जो m अपॉन NE स्क्वायर टाउ है, m अपॉन NE स्क्वायर टाउ है बच्चों, NE स्क्वायर टाउ, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रजिस्टिविटी बोलते हैं बच्चों, रजिस्टिविटी, ठीक है। यानी कि इस पोर्शन को हम बोलते हैं रजिस्टिविटी, और इस पोर्शन को आई बाई ए को बोलते हैं हम करंट डेंसिटी। यानी कि जो जे होता हमारा वो होता बच्चों आई बाई ए। क्या होता? आई बाई ए। अगर ये सब वैल्यूज को हम यहाँ पर मैनेज करें तो देखिए इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं क्या? ई, ये आपका क्या है इतना पोर्शन रो, और ये आपका बच्चों है जे, यानी ई इक्वल्स टू रो जे, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं J इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे बच्चों? J इक्वल्स टू लिख सकते हैं कितना? E बाई रो, ठीक है। अब सभी बच्चों को एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए कि जो 1 अपॉन, देखिए जो रो है बच्चों आपका क्या है? रो को बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी, ठीक है। रो को रजिस्टिविटी। लेकिन हमको पता है कि जो 1 अपॉन रो होता है बच्चों, इसको सिग्मा बोलते हैं, और सिग्मा होता हमारा कंडक्टिविटी। क्या होता है? कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंफ्यूज मत होइएगा, रो हमारा रजिस्टिविटी है और सिग्मा बच्चों क्या है? कंडक्टिविटी है। अगर आप यहां पर रखेंगे तो J इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? G इक्वल्स टू हो जाएगा E इंटू सिग्मा। क्या हो जाएगा? J इक्वल्स टू E इंटू सिग्मा। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों आपका क्या? J वेक्टर इक्वल्स टू कितना? अब आपका सिग्मा जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसमें वेक्टर लगेगा नहीं। E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें वेक्टर लग जाएगा बच्चों। तो आपका ये वेक्टर फॉर्म में आ गया फाइनल रिजल्ट। यानी आपको ये फॉर्मूला ओम्स लॉ से डिराइव करना था माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट, अब देखिए आपके पास यहाँ पर कलर कोड के बारे में बताया गया है। कलर कोड वैसे बहुत से टीचर्स बता रहे हैं कि शायद इस बार बोर्ड में नहीं है, लेकिन मैं तब भी पढ़ा दे रहा हूँ, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए। कभी कभी बोला जाता है कि सिलेबस में नहीं होता है, फिर भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बोला गया कलर कोड क्या है, कलर कोड क्या है ये हम समझने से पहले ये समझते हैं बच्चों कि कलर कोड का यूज किसके लिए किया जाता है। कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर मतलब इसका है कि टू क्या क्या पता करने के लिए, रेजिस्टेंस पता करने के लिए, क्या पता करने के लिए, रेजिस्टेंस। तो टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस पता करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कार्बन कोड का यूज करते हैं बच्चों। अब कार्बन कोड में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है सभी बच्चों के लिए कि सर कार्बन कोड से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए पहले तो आपको कार्बन कोड के बारे में पता होना चाहिए, जैसे आपका कलर दे रखा है, फिर ये नंबर दे रखा है बच्चों। जो ये नंबर है आपका, ये जो नंबर आता है इसमें जो आता है ये हमेशा आपका आता है फर्स्ट एंड सेकंड बैंड में, फर्स्ट एंड सेकंड बैंड में बच्चों। ये आपका फर्स्ट और सेकंड बैंड में आता है बच्चों, इसको बोलते हैं फर्स्ट एंड सेकंड बैंड। और जो ये मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं ये आता है आपका थर्ड बैंड में। किसमें आता है आपका, ये थर्ड बैंड में आता है बच्चों, थर्ड बैंड में आता है, ये थर्ड बैंड में आता है। और जो ये आपका टॉलरेंस होता है ये आपका बच्चों फोर्थ बैंड में आता है। किस में आता है, फोर्थ बैंड में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर बात करें हम कभी भी कार्बन कोड यानी कार्बन रजिस्टर निकालना हो तो हम फर्स्ट बैंड में और सेकंड बैंड में बच्चों एज अ नंबर रखते हैं, एज अ नंबर रखते हैं। लेकिन जैसे थर्ड बैंड में जाते हैं उसको हम पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, और फोर्थ बैंड में जब जाते हैं फोर्थ वाले में तो उसमें हम टॉलरेंस निकालते हैं, वो भी परसेंटेज में, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा चीजें। तो पहले ये समझिए कि इसका नाम कैसे याद रखेंगे। देखिए पहली चीज तो जैसे ब्लैक लिखा है तो आपको पता होना चाहिए इसको बी लिख सकते हैं, ब्राउन को बी लिख सकते हैं, रेड को आर लिख सकते हैं, ऑरेंज को ओ लिख सकते हैं, येलो को वाई लिख सकते हैं, ग्रीन को जी लिख सकते हैं, ब्लू को बी, वायलेट को वी, ग्रे को जी, व्हाइट को किससे, डब्लू से, ठीक है। यहां तक आपको पहले पता होना चाहिए, बाकी चीजें बाद में बताता हूं, पहले समझिएगा। इसको याद रखने का तरीका क्या है, जैसे पहले यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके कहां तक, बीबी रॉय, बीबी रॉय, देखिए नाम कैसे याद रखेंगे, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेट वे ऑफ इंडिया। गेट वे के बाद ऑफ इंडिया अपने आप लगा सकते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन विजिटेड गेट वे ऑफ इंडिया, ठीक है। और दूसरा तरीका याद रखने का है कि बीबी रॉय गए ब्रिटेन लाए, अपने तरफ से लाए ऐड कर लीजिए, वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय गए ब्रिटेन लाए अपने तरफ से वेरी गुड वाइफ, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। याद रखिएगा जैसे ब्लैक है तो इसके लिए आपका जो फर्स्ट बैंड में नंबर आता है 0, ब्राउन के लिए आता है 1, रेड के लिए आता है 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 एंड व्हाइट के लिए बच्चों क्या आता है 9 आता है। अब ये अगर आप फर्स्ट और सेकंड बैंड में तब तक तो ये ठीक है, आप एज अ नंबर लिखेंगे, लेकिन जैसे थर्ड बैंड में जाएंगे देखिए पावर में आ गए। जैसे यहाँ पर 1 लिखा गया तो 1 का मतलब होता है बच्चों 10 की पावर 0, 0 का जैसे हर चीज को 10 की पावर में रख लेते हैं, तो जैसे 0 है तो 10 की पावर 0, इसका मतलब हो गया 1, फिर आया 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 एंड सो ऑन। लेकिन जब गोल्ड और सिल्वर और इस पर जाते हैं तो यहाँ से टॉलरेंस आपको पता करना होता है बच्चों। ये जो आपके लिए बच्चों जो 5% है ये गोल्ड के लिए बता रहा है, किसके लिए बता रहा है, गोल्ड के लिए। और ये आपका 10% है बच्चों, ये सिल्वर के लिए बता रहा है, किसके लिए बता रहा है, सिल्वर के लिए। और जो ये नो कलर है, ये नो कलर के लिए है 20%, नो कलर किसके लिए 20% है। ये बच्चों आपका सब परसेंटेज में होता है, किसमें होता है, परसेंटेज में होता है। अब जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको ये चार्ट पता होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल में काफी पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन है, अब न्यूमेरिकल पे आ गए हम लोग। पहला क्वेश्चन जो बोला बच्चों, इसमें बोला गया है कि एक चार्ज है 90 कूलाम का। चार्ज कितना है बच्चों, 90 कूलाम का चार्ज है, ओके 90 कूलाम का चार्ज है, इज फ्लोइंग थ्रू अ सिल्वर वायर इन 1 आवर एंड 15 मिनट। मुझे बताइए कि जो टाइम है 1 घंटा 15 मिनट यानी 1 आवर प्लस 15 मिनट में कितने कुल मिला जुला के कितने मिनट हो गए बच्चों, ये हो गया आपका 75 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा 75 मिनट, इसको सेकंड में कर लीजिए तो 75 इंटू 60, अब आपका आ गया है सेकंड में। टाइम भी दे दिया। कह रहे हैं कैलकुलेट द करंट इन द वायर, यानी आपसे पूछा जा रहा आई की वैल्यू बताओ, आई की वैल्यू। आई का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता है, Q बाई टी। क्या होता है बच्चों, Q बाई टी। Q आपके पास है 90, T आपको दे रखा 75 इंटू 60। अगर आप 0 से 0 काटेंगे तो 6 डेढ़े 9 होता है बच्चों 1.5। और इसको थोड़ा आसान करिए,
पॉइंट हटा के यहाँ से यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, तो यानी 15/750 हो जाएगा बच्चों। तो 15 एकम 15, 15×5 = 75, यानी 1/50। 1/50 का मतलब क्या हुआ बच्चों, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा यहाँ पर, तब भी काम नहीं चलेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तब 100 हो जाएगा, 50 × 100, यानी कि करंट आपका आ गया बच्चों I = 0.02 एम्पियर। कितना आ गया बच्चों, I = 0.02 एम्पियर। देखिए आपका क्वेश्चन जो है बहुत टफ नहीं आता, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए डेटा हम कैसे निकालें। सबसे पहला काम आपको डेटा निकालने आना चाहिए, जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जो भी न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके पास जो दिया गया है, इसमें बोला जा रहा है कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ 60 सेंटीमीटर लॉन्ग मेटेलिक वायर। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों आपको दे रखा कितना, 3 वोल्ट, यानी V आपको दे रखा है कितना, 3 वोल्ट दे रखा बच्चों, 3 वोल्ट दे रखा है। लेंथ जो है वायर का कितना है, 60 सेंटीमीटर, यानी लेंथ दे रखा 60 सेंटीमीटर। इसको मीटर में करेंगे तो जाएगा 60 × 10⁻² मीटर। ओके, चलिए डेटा लिखते चलिए। फिर कह रहा है करंट डेंसिटी दे रखा आपको 10⁻⁷, यानी कि आपको दे रखा है करंट डेंसिटी J कितना दे रखा, 1 × 10⁻⁷ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दे रखा है। फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ द मैटर, यानी कि आपसे कंडक्टिविटी मतलब आपसे पूछा जा रहा है सिग्मा। क्या पूछा जा रहा है, सिग्मा। देखिए अभी मैंने बताया कि रजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं और कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो आपसे सिग्मा पूछा गया है ना कि रो पूछा गया। तो सिग्मा के लिए भी फॉर्मूला पढ़ा था सभी बच्चों ने, सिग्मा = होता है कितना, J/E। सिग्मा = होता है J/E। अब बात आती है सर ना हमको J पता है, J तो पता है लेकिन E नहीं पता है। J पता है लेकिन E नहीं पता है। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको पता होना चाहिए E का फॉर्मूला क्या होता है। सिग्मा = देखिए मैं फिर से लिख रहा हूं यहाँ पर फॉर्मूला, J तो अपनी जगह पर रहने दीजिए, E की जगह पर रख लीजिए बच्चों क्या, V/L। क्या रख लीजिए, V/L। अभी मैंने आपको बताया था, L पलट के ऊपर चला जाएगा, तो सिग्मा = हो जाएगा बच्चों JL/V, JL/V। अब आपके सामने सभी डेटा है, J है, J कितना है बच्चों आपके पास, J आपके पास दे रखा है 1 × 10⁻⁷। L कितना दे रखा बच्चों आपको, L दे रखा आपको 60 × 10⁻²। और आपको V दे रखा कितना बच्चों, V आपको दे रखा 3 वोल्ट, तो 3 से कटेगा तो हो जाएगा 20। अब देखिए सिग्मा कैसे मैनेज करेंगे, 7 और 2 नेगेटिव पावर, तो 20 × 10⁻⁹ हो जाएगा बच्चों। एक जीरो इसको दे देंगे, सिग्मा = हो जाएगा 2 × 10⁻⁸ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये आपकी यूनिट होगी बच्चों। आपका सिग्मा आ गया, जिसको बोलते हैं हम क्या, कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों, कंडक्टिविटी। आपका ये क्वेश्चन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं फिर बता रहा हूं आपको कि आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, हर एक चीज में कवर करा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितना दे रखा, 5 × 10⁻11। देखिए पहले मैं रेडियस लिख लेता हूं, 5 × 10⁻⁻11 मीटर विद स्पीड। स्पीड भी दे रखा बच्चों आपको, स्पीड दे रखा 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड इक्विवेलेंट करंट, यानी आपसे पूछा जा रहा है I की वैल्यू बता दो। किसकी वैल्यू बता दो, I की वैल्यू बता दो। लेकिन यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बच्चों देखिए आपको जो I = Q/T होता है, आपको अगर I = Q/T लगाना है तो मैं आपको बताता हूं। देखिए सिंपल तरीके से आप करिए, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। I = होता है बच्चों Q/T, लेकिन आपको Q भी नहीं पता है ना ही T पता है, तो आप Q निकाल सकते हैं। Q निकाल सकते हैं कैसे, देखिए आपको Q = NE लगाना पड़ेगा। यहां पर आप रखेंगे अगर I = क्या हो जाएगा, वैल्यू मैं Q अलग से निकाल लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको निकालना पड़ेगा Q = NE, Q = NE। E पता है लेकिन N नहीं पता है, तो N कैसे निकालेंगे बच्चों, N निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/T। क्या होता है, 1/T। अभी टाइम पीरियड, यानी टाइम का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा, कोई पार्टिकल है जो कि r रेडियस का है, यहां सर्कुलर पाथ पे v स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो आप कहेंगे टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा सर कितना, टाइम का जो फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला वो क्या होता है, वो फॉर्मूला हो जाता है बच्चों टाइम = होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर सर्कुलर पाथ पे तो उसका सरकमफ्रेंस 2πr और स्पीड हो जाएगा v। ये v पलट के बच्चों ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा v/2πr, v/2πr, ये तो हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, तो v की वैल्यू कितनी बच्चों आपके पास 2.2, हाँ, n = 2.2 × 10⁻⁶ कितना है 6, ठीक है, अपॉन
2, अब पाई की वैल्यू आप 3.14 मत रखिएगा, काटने में दिक्कत होगी, तो इसलिए 22/7 रख लीजिए। आर की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 5 × 10 की पावर माइनस का 11, ठीक है। देखिए 22 से कट जाएगा तो 0.1 बचेगा बच्चों, 5 2 10, देखिए अब 7 पलट के ऊपर जाएगा 0.7 बन जाएगा इंटू 10 की पावर 6। अब नीचे देखिए पावर कितना बचेगा, 11 पावर निगेटिव का है, 5 दूना 10, 10 पावर की वजह से एक पावर कम हो जाएगा, 10 की वजह से एक पावर कम हो जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा बच्चों। ये ऊपर जाएगा पावर तो बन जाएगा आपका कितना, 10 और 6 16, एक पावर निकाल के इसको दे दीजिए तो जाएगा 7 × 10 की पावर 15 पर सेकंड, ठीक है। अब आपका ये अगर आ गया तो n, तो आप q भी निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर q बराबर n ही रख दीजिए, जो यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, अपॉन टी। टाइम आपको 1 सेकंड दे रखा, बोल रहा है ना जिसमें पर सेकंड, टाइम आपका दे रखा 1 सेकंड, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू, i = n की जगह पे कितना रखेंगे, 7 × 10 की पावर 15, e की जगह पे बच्चों रखेंगे 1.6 × 10 की पावर माइनस का 19/1, ठीक है। अगर i = 1.6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11.2, 19 में से 15 पावर गया, कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस का 4 एम्पियर, इतना आ गया। अगर आप इसको और अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, मिली एम्पियर में निकालना चाहते हैं, तो भी आंसर मैं बताता हूं आपको। देखिए एक डिजिट पीछे लाइए, पावर एक कम हो जाएगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा, i = बन जाएगा 1.12 × 10 की पावर माइनस का 3 एम्पियर, यानी ये 3 गायब करेंगे तो i = बन जाएगा बच्चों 1.12 मिली एम्पियर बन जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या इतनी बातें सभी लोगों को क्लियर है? ये भी बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। फाइनल रिजल्ट आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और यहाँ पर भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। कह रहे हैं कि एक एल्यूमिनियम वायर है जिसका डायमीटर 0.24 सेंटीमीटर है, कनेक्टेड इन सीरीज टू अ कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 0.16 सेंटीमीटर। मतलब देखिए एक एल्यूमिनियम वायर है और एक कॉपर वायर है, तो दोनों के लिए अलग अलग बात हम करेंगे। देखिए अगर मैं बात करता हूं रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, देखिए आप यहां पर पहले इस तरीके से लिख लीजिए इसको, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, ये आपको दे रखा बच्चों कितना, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, देखिए डायमीटर का आधा हो जाएगा यानी कि 0.12 हो जाएगा। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ध्यान समझिएगा, यहां आपको डायमीटर दे रखा है, अगर डायमीटर दिया है तो रेडियस आधा कर लीजिए उसका, इधर सेंटीमीटर को मीटर में कर लीजिए, 0.12 × 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, ठीक है। और अच्छे से लिखना चाहें लिख लीजिए 12 × 10 की पावर माइनस का 4 मीटर, बवाल खत्म सब, ठीक है। ये आपका एल्यूमिनियम का आ गया। फिर कह रहा कॉपर के लिए दे रखा, आर कॉपर का दे रखा बच्चों कितना, कॉपर का डायमीटर है फिर से कितना 0.16, तो रेडियस हो जाएगा उसका आधा 0.08 सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे बच्चों तो हो जाएगा 8 × 10 की पावर माइनस का 4 मीटर, क्योंकि इसका 2 जीरो भी मैंने इसमें मैनेज कर दिया है, यानी कि दोनों का रेडियस आ गया बच्चों। फिर कह रहा द वायर कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट 10 एम्पियर, यानी आई दे रखा बच्चों कितना 10 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड आउट, पहला पूछ रहा करंट डेंसिटी, पहला पूछ रहा बच्चों क्या, करंट डेंसिटी जे पूछ रहा है, तो जे के लिए फॉर्मूला क्या होता है ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो जे का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चों I/A, और यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे अगर एल्यूमिनियम के लिए निकालना है तो यहाँ पर मैं AL लिख दे रहा हूँ, किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है। एल्यूमिनियम के लिए मैं पहले बात कर रहा हूँ, एल्यूमिनियम के लिए तो JI/ एरिया की जगह हो जाएगा πr², वो भी किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए बच्चों। तो J = अगर आप एल्यूमिनियम का निकाल रहे हैं तो I की वैल्यू आपको बच्चों दे रखा कितना 10, पाई की वैल्यू आपके पास है 3.14, एल्यूमिनियम का रेडियस कितना दे रखा बच्चों, एल्यूमिनियम का रेडियस दे रखा 12 × 10 की पावर माइनस का 4, इसका स्क्वायर कर लीजिए। और जब आप फाइनली सॉल्व करेंगे बच्चों, जब आप सॉल्व करेंगे तो जे एल्यूमिनियम का जो आएगा बच्चों, जब आप इसको फाइनल रिजल्ट निकालेंगे सॉल्व करके कैलकुलेशन, तो आपको ही करना है 2.2 × 10 की पावर 6, 2.2 × 10 की पावर 6 एम्पियर पर मीटर आएगा। आपको कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन एग्जाम में आपको ही करना है, हमको कैलकुलेशन वहां करने के लिए नहीं आना होगा, आप ही को करना है, ठीक है। फिर इसके बाद बात कर रहे हैं इसमें, हाँ फिर अगले केस में पूछा गया, दूसरे केस में, ये तो पहले केस में आ गया करंट डेंसिटी एल्यूमिनियम वायर का, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर वायर, मतलब बच्चों दूसरे केस में अब करंट डेंसिटी नहीं पूछा है, अब कॉपर वायर के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, VD = बच्चों अभी पढ़ाया था मैंने, देखिए अगर मैं करंट डेंसिटी की बात करूं तो J = होता है NEVD, तो J यहाँ पर हो जाएगा J/NE, J/NE, ठीक है, J/NE हो जाएगा बच्चों। और N आपको दे रखा है, N आपको दे रखा बच्चों कॉपर का N दे रखा है कितना 8.4 × 10 की पावर 28 आपको गिवन है बच्चों।
ये वैल्यू आपको गिवन है। तो अगर जे की बात करें तो पहले तो आप जे निकालिए, किसके लिए, कॉपर के लिए। तो कॉपर के लिए जे निकालते हैं बच्चों, पहले इसको इक्वेशन नहीं रहने दीजिए, पहले कॉपर के लिए आपको जे निकालना पड़ेगा, करंट डेंसिटी। तो चलिए जे कॉपर के लिए निकालेंगे बच्चों, तो जे कॉपर का जो निकलेगा, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है आई अपॉन पाई आर कॉपर का स्क्वायर। तो जे कॉपर का बच्चों आ जाएगा, आई कितना है आपके पास 10 ही है, पाई की वैल्यू आपके पास कितना है 3.14 है, आर कॉपर का कितना दे रखा है 8 × 10⁻⁴ इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जे कॉपर का बच्चों निकल के आ जाएगा आपको। अगर जे कॉपर आपने निकाल लिया तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले तो आपको जे निकालना है, जे निकालने के बाद ही आपको सॉल्व करना है। तो जे आप इसको उठा के यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो चलिए जे आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, वैसे मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर दे रहा हूँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने हिसाब से इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए तो देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ देखिए जे की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं 10/3.14 × 8 × 10⁻⁴ पूरे का होल स्क्वायर। और नीचे और भी चीजें बच्चों है। अब देखिए ये तो आपने केवल जे की वैल्यू रखा, नीचे अभी आपका एन ई है, एन आपका कितना दे रखा है 8.4 × 10⁻28 और ई की वैल्यू कितनी बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19। जब आप इसको फाइनल सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइनली सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे 3.7 × 10⁻⁴ आएगा, 3.7 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड आएगा आंसर। मतलब आपको केवल और केवल कैलकुलेशन करना है, बाकी काम मैंने कर दिया है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है आपके पास, ऐसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने कराया। कह रहे हैं कि कॉपर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा बच्चों 1 mm स्क्वायर। mm स्क्वायर को जब आप मीटर में करते हैं तो हो जाता है 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कैरीज अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, यानी आई दे रखा बच्चों कितना 0.21 एम्पियर, ठीक है, ये भी गिवन है। फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वीडी की वैल्यू पूछ रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि एन आपको दे रखा कॉपर का कितना दे रखा है 8.4 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब दे रखा है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको दे रखा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा पूछना क्या चाह रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछना चाह रहे हैं तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं, अभी अभी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया है, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन को अभी किया है हम लोगों ने। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आई अपॉन एन ई ए, क्योंकि आई कोष्टू होता है, देखिए आई कोष्टू होता है एन ई ए वी डी, तो यहाँ से वी डी निकाल लीजिए। अब आपके पास आई है, एन है, ए है, सब वैल्यू पुट करना है आपको, केवल वैल्यू पुट करना है, सॉल्व हो जाएगा। आई की वैल्यू कितना है 0.21, एन आपको बच्चों दे रखा कितना 8.4 × 10⁻28, ई आपको पता है बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19, एरिया आपको दे रखा है बच्चों, अगर एरिया दे रखा है कितना 1 × 10⁻�6। जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन करके तो आराम से आंसर आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 1.56 × 10⁻⁵, 1.56 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड आंसर आना चाहिए, ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए 1.56 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड आपका आंसर आना चाहिए। ओके चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले एक क्वेश्चन हो गया था, ठीक, ओके ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन जो आया है बच्चों एक तरीके का फॉर्मूला है और ये फॉर्मूले का यूज करके भी न्यूमेरिकल भी निकाला जाता है। कह रहे हैं द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर ओम, एक रेजिस्टेंस है, मतलब एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर ओम दे रखा है। व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। कह रहे हैं अगर उसको हम n टाइम्स स्ट्रेच कर दें ओरिजिनल लेंथ का तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए बच्चों अगर वायर छोटा सा है या बड़ा सा है, जब इसको खींच देंगे ना तो भी वॉल्यूम वही रहेगा, लंबाई बढ़ जाएगी, ब्रेथ देखिए लेंथ ब्रेथ हाइट में चेंज हो सकता है लेकिन उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि इनिशियल वॉल्यूम जो है, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम, यही लगाएंगे फाइनल वॉल्यूम, ठीक है बच्चों, फाइनल वॉल्यूम लगाएंगे, ठीक है।
इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। अब इनिशियल वॉल्यूम के केस में हम निकालते हैं यहाँ पर कितना, वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है एरिया इंटू लेंथ, यहाँ पर हो जाएगा ए डैश इंटू एल डैश, मतलब खींचने के बाद ए डैश इंटू एल डैश के फॉर्म में आ गया। अगर हम ए डैश को अपॉन में लाएं तो ए अपॉन ए डैश क्या बन जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा एल डैश अपॉन एल, और कह रहा कि बराबर किसके, एन के, क्योंकि एन टाइम्स बोला गया ना। अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए सिंपल रेजिस्टेंस का, आर इक्वल्स टू होता है रो इंटू एल बाई ए। देखिए सभी बच्चे जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए। यहाँ देखिए आपको ए और एल की जरूरत है, रो से कोई मतलब नहीं, तो आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। यहाँ से अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहेंगे बच्चों तो कुछ ऐसा बन जाएगा आर डैश अपॉन आर इक्वल्स टू एल डैश अपॉन ए डैश अपॉन एल अपॉन ए, ये बनेगा। देखिए आर डैश के सामने एल डैश अपॉन ए डैश, आर के सामने एल अपॉन ए, इसको सॉल्व करते हैं आर डैश अपॉन आर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एल डैश अपॉन एल इंटू ए अपॉन ए डैश हो जाएगा बच्चों। देखिए आपको सिंपली पता है कि यहाँ से देखिए वैल्यू समझिएगा ध्यान से, आर डैश अपॉन आर तो ऐसे रहेगा, एल डैश अपॉन एल की वैल्यू बच्चों एन है, कितना है, एन है। अब देखिए ए अपॉन ए डैश, ए अपॉन ए डैश की वैल्यू भी कितनी है, एन है, तो एन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आर डैश अपॉन आर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपका एन स्क्वायर, यानी आर डैश बराबर बच्चों हो जाएगा आपका एन स्क्वायर आर। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन भी आपके नीट वगैरह में भी आते हैं, क्वेश्चन इससे बनते हैं, फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो बस आपको केवल ध्यान देना है टॉपिक के कॉन्सेप्ट पर, बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो वायर हैं ए और बी, दो वायर दे रखे बच्चे ए और बी, इक्वल मासेज हैं ऑफ द सेम मेटल, मतलब मास सेम है, मेटल भी सेम है। द डायमीटर ऑफ द वायर ए इज हाफ ऑफ द वायर बी, मतलब ये कह रहे हैं कि जो वायर ए का डायमीटर है, यानी कि डायमीटर जो वायर ए का है वो दूसरे का हाफ है, यानी बी का कितना है, आधा है। अगर डायमीटर आधा है बच्चों तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि रेडियस भी तो उसी फर्क पड़ेगा वैसा ही 1/2 आर बी, यानी यहाँ आर ए अपॉन आर बी की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई। अब यहाँ पर अगर एक बात ये क्लियर हो गई है तो आपसे बोला जा रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए, मतलब ए वायर का रेजिस्टेंस बच्चों दे रखा है, ए वायर का रेजिस्टेंस दे रखा कितना, 24 ओम, 24 ओम। तो कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी बता दो, रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी बता दो। एक बात समझिए, पहले अगर आपको पता है कि इसका जो है मेटल सेम है, सब कुछ सेम है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि मास जो होगा दोनों को हम क्या करेंगे, मासेज जो होगा ऑफ टू वायर साथ इक्वल, यहां पर हम लिखेंगे मासेज ऑफ टू वायर्स आर इक्वल टू वायर्स आर इक्वल। दोनों का अगर मासेज इक्वल है बच्चों तो मास इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगा लेते हैं मास के लिए। देखिए पाई आर स्क्वायर एल, यानी कि देखिए वायर जो होता है बच्चों, देखिए वायर जो होता है सिलिंड्रिकल शेप में होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो एच की जगह पर एल लिया, और डेंसिटी को हमने मान लिया कितना, डी, डेंसिटी कितना मान लिया, डी। इधर भी यही चीज कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर और कितना एल इंटू डी। अब बात यह है कि एक वायर ए है एक वायर बी, तो इसका ए लगा दिया, इसका भी ए लगा दिया। अब बताइए डेंसिटी दोनों में सेम होगा, डेंसिटी क्या होगा, देखिए आपके रेडियस पर फर्क पड़ेगा, लेंथ पर फर्क पड़ेगा, लेकिन डेंसिटी पर नहीं। ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा बी। बच्चों देखिए ये दोनों पार्ट आपके हो गए कैंसिल, आपके आर ए स्क्वायर अपॉन आर बी स्क्वायर का जो रेशियो आया बच्चों वो कितना आया, एल ए अपॉन एल बी। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी इसीलिए मैंने इसको निकाल लिया है, पहला केस आ गया, पहला इक्वेशन आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस का अभी हम लोगों ने किया था, रो इंटू एल बाई ए होता बच्चों, रो इंटू एल बाई ए, इससे तो कोई लेना देना नहीं है रजिस्टिविटी से, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अगर आप इसको फॉर्मूले को लिखेंगे बच्चों तो लिखेंगे कि आर ए अपॉन आर बी इक्वल्स टू एल ए अपॉन एल बी। अब देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एरिया है तो बन जाएगा ए बी अपॉन ए ए, ठीक है, ए बी अपॉन ए। लेकिन दिक्कत यह है कि एरिया तो दिया नहीं गया, तो एरिया को तोड़ लेते हैं पाई आर स्क्वायर में बच्चों, तो आर ए अपॉन आर बी जो बन जाएगा बच्चों, एल ए अपॉन एल बी को ऐसे रहने दीजिए, या तो एल ए अपॉन एल बी की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिएगा, हाँ अब समझिएगा बच्चों,
एल ए अपॉन एल बी आपको एल ए अपॉन एल बी आपने निकाल लिया है, आर ए अपॉन आर बी का होल स्क्वायर, इसकी जगह पर रख दीजिए आर ए अपॉन आर ए स्क्वायर अपॉन आर बी स्क्वायर, और यहां पर जब आप निकालेंगे इसका रेडियस बनेगा पाई आर बी का स्क्वायर, पाई 1 मिनट इनवर्स रिलेशन हो गया ना आपका, ये रेजिस्टेंस का और इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, दोनों का रेडियस में रिलेशन क्या बनेगा, अगर आप देखेंगे तो आपका एल ए अपॉन एल बी का रेशियो कितना आया, 1 मिनट, एल ए अपॉन एल बी का रेशियो बच्चों आपका उल्टा आ रहा क्या, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, एल बी अपॉन एल ए का होगा, देखिए एल बी अपॉन एल ए, ये चीज गड़बड़ हो गया था, बाकी सब सही है, हाँ एल बी अपॉन एल ए, तो एल बी अपॉन एल ए का बच्चों अगर ए है तो एक बात समझिएगा एल बी अपॉन एल ए का, तो यहाँ से आपको चेंज करना है, हाँ बाकी सब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका आर बी अपॉन आर ए हो जाएगा बच्चों, आर बी अपॉन आर ए, क्योंकि देखिए एल बी अपॉन एल ए का रेशियो, अगर मैं यहाँ से भी सुधार कर दूँ थोड़ा सा, 1 मिनट वेट, हाँ अगर मैं कहूँ कि एल बी अपॉन एल ए का रेशियो कितना है, एल बी अपॉन एल ए का रेशियो आर ए अपॉन आर बी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर एल ए अपॉन एल बी हो जाएगा पलट के, तो आर बी स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर, और यहाँ पर आप ए पार्ट मतलब कि मेटल बी की बात कर रहा है, तो पाई आर बी का स्क्वायर अपॉन पाई आर ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये पाई से पाई कट जाएगा, देखिए 2 बार पावर आ रहा है, तो आर ए अपॉन आर बी इक्वल्स टू आर बी की पावर 4 अपॉन आर ए की पावर 4, आर ए की पावर 4। अब मुझे बताइए कि आर ए आपको कितना दे रखा, आर ए आपको दे रखा बच्चों कितना, आर ए आपको दे रखा 24, आर बी आपसे पूछा जा रहा है आर बी अपॉन आर ए, देखिए आर ए अपॉन आर बी का रेशियो है 1/2, तो आर बी अपॉन आर ए का हो जाएगा 2/1, 2/1 की पावर कितनी हो जाएगी 4। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 24 डिवाइड बाई आर बी, 2 का हो जाएगा बच्चों 16 और डिवाइड बाई 1, तो 16 को अपॉन में लाइए तो आर बी कोस्ट हो जाएगा बच्चों कितना, ऐसे काट दीजिए 8 दूना 16, 8 3 24, तो 3/2 हो जाएगा बच्चों, 3/2 मतलब 1.5, कितना हो जाएगा 1.5 आपका आंसर आएगा, 1.5 ओम, फाइनल रिजल्ट आपका 1.5 ओम ही आएगा, ठीक है। देखिए ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, अगर रिलेशन याद है तो ही आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है बच्चों इसमें बोल रहे हैं ऑन अप्लाइंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ 2 वायर्स ऑफ आयरन एंड कॉपर, 2 वायर है आयरन और कॉपर के ऑफ द सेम लेंथ, मतलब लेंथ सेम है, सेम करंट है, मतलब कि देखिए मटेरियल भी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है एंड्स का वो भी सेम है, ठीक है, और उसका जो है सेम लेंथ है, सेम करंट है। कह रहे हैं कंपेयर द रेडियस, दियर रेडियस, मतलब कह रहे हैं कि रेडियस का कंपेरिजन करना, मतलब कि आपको आर आयरन टू द आर कॉपर के बीच में रिलेशन बताना है, रेशियो बताना है, ठीक है। और क्या बोला गया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेज ऑफ आयरन एंड कॉपर आर दिस एंड दिस, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेज आपको दे रखा है, रो आयरन, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब है बच्चों रजिस्टिविटी, तो रो आयरन आपको दे रखा है कितना 1 × 10⁻⁷ ओम मीटर, एंड रो कॉपर का दे रखा है कितना 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, इतना दे रखा है, ठीक है। कैन देयर करंट डेंसिटी इज मेड इक्वल बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट रेडियस, तो पहले आप तो रेडियस की बात कर लेते हैं हम। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए होता है, रो इंटू एल बाई ए होता है बच्चों, ठीक है, रो इंटू एल बाई होता है। अब आपको रेजिस्टेंस देखिए रेडियस और रो में रिलेशन निकालना है, मतलब कि आपको अगर बात की जाए रो, देखिए पहले मैं फॉर्मूला तोड़ता हूँ, रो इंटू एल बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यही तो है। अगर आप आर स्क्वायर इधर लाएंगे, इसको क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस को इधर लाएं, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा रो इंटू एल बाई पाई आर। देखिए बच्चों आपको जो मतलब है वो केवल किससे मतलब है, केवल आपको मतलब है इससे, रो से, तो यानी कह सकते हैं कि आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट रो, यानी कि आर आयरन टू द आर कॉपर क्या होगा बच्चों, रूट रो आयरन टू द रो कॉपर बन जाएगा बच्चों, रो कॉपर बन जाएगा। आपको वैल्यू रखनी है, आयरन का 10⁻⁷ है बच्चों, 1 × 10⁻⁷ मतलब 10⁻⁷ ही लिखा जाएगा भाई, चाहो तो लिख सकते हो 1, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नीचे है 1.6 × 10⁻⁻8 है, ठीक है, -8 है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, मेरी बात समझिएगा, आर आयरन टू द आर कॉपर,
इसको ऐसे रहने दीजिए। देखिए अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 16 बनाएंगे इसको तो एक पावर 9 बन जाएगा, 9 पावर बनेगा और 9 पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 9 में से 7 पावर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर 2 प्लस का, नीचे हो जाएगा 16, 10 की पावर प्लस का 2 मतलब हो गया बच्चों 100, कितना हो जाएगा 100 बाई 16, 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10 और 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4, तो बच्चों ये अगर डिवाइड करेंगे तो 2.5 का रेशियो आपके पास आएगा। फाइनल रिजल्ट आपका आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ठीक है, देखिए लगभग हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूं, बाकी आपके ऊपर है कितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेजिस्टेंस ऑफ अ टंगस्टन फिलामेंट इज 150 डिग्री सेल्सियस इज 133 ओम। मतलब कह रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है फिलामेंट का टंगस्टन का, यानी कि 150 डिग्री सेल्सियस पर कितना है भैया, 150 डिग्री सेल्सियस पर बोला गया है कि 133 ओम है। चलिए R 150 पर आपको दे रखा है कितना 133 ओम। ओके, कोई बात नहीं। व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस एट 500, यानी कह रहे हैं 500 डिग्री सेल्सियस पर इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। कह रहे हैं कि द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी अल्फा दे रखा बच्चों, टंगस्टन के लिए अल्फा दे रखा है, अल्फा की वैल्यू दे रखा बच्चों, अल्फा दे रखा है आपको कितना 0.0045 पर डिग्री सेल्सियस, ये आपको गिवन है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है RT इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। ये टी जो बेटा है यहाँ पर टेम्परेचर है बच्चों, टी जो यहाँ पर है वो टेम्परेचर है, और टेम्परेचर का मतलब है कि जो टेम्परेचर आप निकालना चाह रहे हैं, जिस पर आप निकालना चाह रहे हैं, तो बताइए यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाना चाहेंगे आप। अगर आप फॉर्मूला निकालना चाहेंगे, R500 की बात हो रही है, अगर आप R500 पे बात कर रहे हैं तो पहले तो आपको R0 की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो पहले तो आप R0 की वैल्यू पता कर लीजिए, R0 यानी 0 पर, तो बन जाएगा RT अपॉन 1 प्लस अल्फा टी, 1 प्लस अल्फा टी। ये जो टी है बच्चों ये 150 पर है, कितना है 150 पर, यानी आप इसको लिख सकते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं 150, कितना लिख सकते हैं ये 150। ठीक है, ये टी पर आपका जो है 150 है, रख लीजिए वैल्यू। 150 पर कितना है 133 अपॉन 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.0045, और टेम्परेचर बच्चों आपका कितना है, टेम्परेचर आपका है R150 मतलब 150 ही रखा जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो R0 आपका फाइनल रिजल्ट जो निकल के आएगा ये आपका 133 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 79 ओम निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 79 ओम। चलिए एक बात तो आपको पता चल गया कि आपके पास जो R0 की जरूरत थी वो आ गई। अब आपको R500 पर निकालना है। अगर R500 पर निकालना है तो आपके पास जनरल फॉर्मूला है, यहाँ पर निकालते हैं R500, टी की जगह पे रखेंगे 500 इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। चलिए बच्चों R0 आपको पता है 79 आया आपका, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू जो आई है 0.0045 इंटू टी जो बच्चों आया आपका 500, कितना आया 500। तो जब R500 की बात सॉल्व करेंगे तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और ये आएगा आपका 257 ओम, 257 ओम। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं था, बशर्ते ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला भी आपका प्रिपेयर होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अगला टॉपिक आ गया बच्चों आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और इसमें देखिए छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है, इसमें ये कवर हो जाएगा जल्दी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, अगर हम बात करें कि एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैं क्या लिखूं डेफिनेशन, एनर्जी, अगर छोटा सा डेफिनेशन लिखूं, एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट are called as इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, बाकी आप अपनी तरफ से भी डेफिनेशन कोई पता हो तो लिख सकते हैं। अब बात आती है कि सर इसका फॉर्मूला जो डेरिवेशन आता है वो कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, सभी बच्चों को पता है कि एक फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट
Q इक्वल्स टू आई टी होता है। क्या बच्चों? Q इक्वल्स टू क्या होता है? Q इक्वल्स टू होता है आई टी। ये सभी बच्चे जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल्स टू आई टी। अगर हम कहें कि वर्क डन निकालना है ड्यू टू पोटेंशियल V, वर्क डन ड्यू टू पोटेंशियल V, पोटेंशियल डिफरेंस V। अब देखिए वर्क डन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एनर्जी जो वर्क डन होता है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ये सभी बच्चों को पता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला जो आएगा बच्चों वो होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब सभी बच्चों को पता है कि चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू आई टी, यहाँ पर रख दीजिए। तो W इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बच्चों? VIT। क्या बन जाएगा आपका? VIT बन जाएगा बच्चों, VIT बन जाएगा। ये आ गया आपका जूल में। अगर सभी बच्चों के फॉर्मूला और पता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है? V इक्वल्स टू होता है IR। अगर यहाँ पर V इक्वल्स टू IR रखेंगे तो W बराबर क्या बन जाएगा बच्चों? IR, V की जगह पे IT अलग से है। ये पूरा फॉर्मूला आपका बन जाएगा W इक्वल्स टू I इंटू आई बन जाएगा बच्चों I स्क्वायर RT। ये बन जाएगा I स्क्वायर RT आपका बन गया एक फॉर्मूला और। अगर मैं कहूँ कि I इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? एक फॉर्मूला और होता है I इक्वल्स टू होता है V बाई R। यहाँ पर रखेंगे जैसे तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए स्क्वायर है तो इसको रखेंगे तो V स्क्वायर बाई R स्क्वायर हो जाएगा इंटू RT हो जाएगा। एक R से एक R कट जाएगा बच्चों, तो W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर T बाई R। ये भी आपका किस में आया? ये सब वैल्यू आपकी बच्चों किस में आ रही है? जूल में आ रही है। ये सब किस में आ रही है? जूल में आ रही है। ठीक है, ये सभी वैल्यू आपकी जूल में आ रही है। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चों यही चीज आपको कैलोरी में कह दिया जाए, इन कैलोरी, अगर कैलोरी में बोल दिया जाए बच्चों तो क्या करते हैं? सभी फॉर्मूलों को हम क्या करते हैं? 4.2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है W इक्वल्स टू कितना है? VIT अपॉन 4.2 कैलोरी आ गया बच्चों। क्या आ गया? एक कैलोरी आ गया, एक फॉर्मूला ये भी। एंड अगला फॉर्मूला जो आपका आया है ये W इक्वल्स टू I स्क्वायर RT अपॉन 4.2 आ जाएगा बच्चों। ये भी किस में आ जाएगा? ये भी आपका कैलोरी में आ जाएगा, ये भी आपका कैलोरी में। लास्ट वाला फॉर्मूला W इक्वल्स टू जो होता है V स्क्वायर T अपॉन R और 4.2 से मल्टीप्लाई, ये भी आपका किस में आ गया? कैलोरी में। देखिए आपको कैलोरी में निकालना है तो कैलोरी वाला फॉर्मूला यूज करिए, अगर जूल में निकालना है तो आप जूल वाला फॉर्मूला यूज करिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बच्चों। हाँ, अगला है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है बच्चों? ये सभी बच्चों को पता है। इसका डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क are called as power। rate of doing work are called as power। ठीक है बच्चों, जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। अब अगर पावर की फॉर्मूला लिखें हम लोग जानते हैं, वी नो दैट पावर का फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है W बाई टी। एक तो जनरल फॉर्मूला होता है जिसकी यूनिट होती है वाट। क्या होती है? पावर की यूनिट वाट होती है। ठीक है, अब देखिए जितना फॉर्मूला आप लोगों ने पीछे पढ़ा, ये जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा यही वैल्यू वर्क की रखते जाइए, आपका पावर निकलता चला जाएगा। जैसे पहला फॉर्मूला है VIT, चलिए यहाँ पर रखते हैं, बिकॉज W इक्वल्स टू क्या था? VIT बच्चों था, VIT। जब आप यहाँ रखेंगे तो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा VIT अपॉन T। ये T से T कट जाएगा बच्चों, तो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा VI। ठीक है, इसकी भी यूनिट क्या होगी? वाट होगी बच्चों। चलिए एक फॉर्मूला इससे रख लिया, एक फॉर्मूला और देखते हैं अगला कौन सा था। अगला देखिए, एक तो आपने ये रख लिया, अगला फॉर्मूला I स्क्वायर RT है। क्या है? I स्क्वायर RT। तो एंड आगे चलते हैं, बिकॉज W इक्वल्स टू होता है I स्क्वायर RT होता है बच्चों, I स्क्वायर RT। फिर से आप यहीं पर रख दीजिए वैल्यू, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा I स्क्वायर RT अपॉन T। तो T से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। पावर का एक फॉर्मूला और आपका आ जाएगा I स्क्वायर R आ जाएगा बच्चों। ठीक है, I स्क्वायर R। अब लास्ट वाला फॉर्मूला देखते हैं, एक और क्या था? एक फॉर्मूला आपका ये था V स्क्वायर T अपॉन R, ये भी रख सकते हैं। एंड V इक्वल्स टू क्या होता है? W इक्वल्स टू होता है आपका V स्क्वायर T अपॉन R, V स्क्वायर T अपॉन R होता है बच्चों, यही तो होता है V स्क्वायर T अपॉन R। देखिए यही है। चलिए अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, वहाँ पर पहले वाले में, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा P इक्वल्स टू V स्क्वायर T अपॉन R, और नीचे आपका ऑलरेडी T है तो T से T बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। ये सब पावर जितने भी आ रहे हैं बच्चों सबके लिए यूनिट क्या होती है? वाट होती है। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। आपका पावर का भी केस क्लियर हो गया।
ठीक, चलते हैं आगे। हाँ, अब आपका पावर का फॉर्मूला हो गया, एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखिए बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की जब बात होती है तो देखिए 3 रेजिस्टेंसेस हैं, एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है। यहाँ पर आपका V वोल्ट की बैटरी लगी होती है। V वोल्ट की क्या लगी बच्चों यहाँ पर आपको V वोल्ट की बैटरी गिवन है, ये V वोल्ट की बैटरी है। करंट यहाँ पर I फ्लो हो रहा है। देखिए करंट तो सेम होता है, लेकिन वोल्टेज अगर मैं बात करूँ बच्चों तो ये इतने पोर्शन के लिए करंट जो होता है वो होता है, सॉरी पोटेंशियल जो होता है वो होता है V1, फिर इतने के लिए होता है आपका V2, फिर आगे के लिए जो बचा हुआ पोर्शन उसके लिए हो जाता है आपका V3। ठीक है, ये आपके पोटेंशियल्स हो गए 3। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल इस केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मैं बात करूं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो करंट होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है। करंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है बच्चों। करंट जो होता है कांस्टेंट होता है। तो टोटल पोटेंशियल निकालते हैं। देन टोटल पोटेंशियल की अगर बात करें, टोटल पोटेंशियल की बात करें तो V इक्वल्स टू क्या हो जाता है? V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया आपका पहला। ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो गया पहला। क्लियर है इतनी बातें? अब देखिए आपके पास टोटल पोटेंशियल है तो एक जनरल फार्मूला सभी बच्चे जानते हैं, V इक्वल्स टू IR। अगर V इक्वल्स टू IR जानते हैं तो रखते हैं। V इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? IR होता है। IR इसको इक्विवेलेंट मान लेते हैं। तो V1 जो होता है बच्चों हमारे पास होता है IR1, V2 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? IR2, V3 कितना होता है? IR3। ये सब वैल्यूज उठा के कहाँ रख दीजिए? इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा बच्चों क्या? IR इक्विवेलेंट इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 और प्लस IR3। यहाँ से अगर हम कहें कि IR इक्विवेलेंट अपनी जगह पर रहेगा बच्चों, यहाँ से आपका I पूरा का पूरा कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लीजिए। I कॉमन लेंगे तो यहाँ बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 बन जाएगा, और I से I कट जाएगा तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आ गया है। चलिए अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए आपको समझना है कि देखिए यहाँ पर एक V वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ से करंट I निकला, निकलते हुए देखिए जब एक करंट जा रहा है तो यहाँ पर जाके जब इस पॉइंट पर पहुँचता है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ जंक्शन जो है A और B, इसको मैं मान लेता हूँ A और इसको मान लेता हूँ बच्चों में B। ठीक है, जब यहाँ पर करंट पहुँचता है बच्चों तो इस पॉइंट से 3 रास्ते इसके बन जाते हैं। 3 रास्ते बनते हैं, एक तरफ करंट I1, दूसरे तरफ करंट I2, तीसरे तरफ करंट I3। अब इस केस में क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है। अगर मैं बात करूं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन V जो होता है वो होता है कांस्टेंट। क्या होता है बच्चों? V जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। तो टोटल करंट निकालेंगे। टोटल करंट की बात करें तो टोटल करंट क्या होता है? टोटल करंट हो जाता है बच्चों I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस का I3 हो जाता है। ठीक है, इसको बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब बात आती है फिर से वही फॉर्मूला ओम्स लॉ से, I इक्वल्स टू V बाई R होता है बच्चों। तो चलिए I इक्वल्स टू V बाई R रखते हैं। देखिए बिकॉज I इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? V बाई R होता है, तो R की जगह पे R इक्विवेलेंट हो जाएगा। I1 की जगह पे हो जाएगा V बाई R1 और I2 की जगह पे हो जाएगा बच्चों कितना? V बाई R2 और I3 की जगह पे हो जाएगा बच्चों कितना? V बाई R3। ठीक है, ये सब वैल्यू यहाँ पर जब रखते हैं तो क्या हो जाता है? I की जगह पे हो जाएगा हमारे पास V अपॉन R इक्विवेलेंट, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, सॉरी, और V मैंने इसमें से ले लिया कॉमन, 1 मिनट, V मैंने सब में से कॉमन ले लिया, इसको काट दिया। ठीक है, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बच्चों? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3। बच्चों अगर मान लीजिए आपके पास 3 रजिस्टेंस है तब तो आप ये लगाएंगे फॉर्मूला, लेकिन अगर मान लीजिए
दो ही हो, केवल दो, तो उसके लिए एक मैं स्पेशल लॉजिक बता दे रहा हूं। फॉर टू रजिस्टेंसेज R1 एंड R2, अगर इसके लिए दो रेजिस्टेंसेज हैं, इसके लिए R इक्विवेलेंट सीधे आप लगाइएगा, काम आसान हो जाएगा। R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्लियर है इतनी बातें? चलिए आगे चलते हैं। अब इस पे न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। जो न्यूमेरिकल हमारे पास है इसको देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि एक हीटिंग एलिमेंट है नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 30 वोल्ट डीसी सप्लाई, ड्रॉ अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज सप्लाइड टू द एलिमेंट। फिर आगे कह रहे हैं हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 2 आवर। देखिए पहले आपको डेटा क्या क्या दिया गया, पहले आपको ये पता करना चाहिए। आपको पोटेंशियल दे रखा बच्चों कितना, 30 वोल्ट, कितना दे रखा, 30 वोल्ट दे रखा आपको वोल्टेज, ठीक है। करंट कितना दे रखा है आपको, 10 एम्पियर, करंट आपको दे रखा 10 एम्पियर, ओके 10 एम्पियर दे रखा है, लिख लिया 10 एम्पियर। अब टाइम कितना दे रखा है, 2 घंटे, टाइम 2 आवर दे रखा है, 1 घंटे में होता कितना, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाएगा बच्चों, तो टोटल हो जाएगा आपका 7200 सेकंड, 7200 सेकंड हो जाएगा आपका, सेकंड में टाइम भी आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितना हीट, यानी कि पावर पूछ रहे हैं आपसे, दूसरा क्या पूछ रहे हैं, हीट पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, हीट पूछ रहे हैं, ठीक है, हीट और पावर। और अगर ये दे रखा कैलोरी में, तो इसका मतलब ये कैलोरी में यूज करना है, जे की वैल्यू है, जे की वैल्यू दे रखे हैं जो कैलोरी में कितना दे रखे हैं, 4.18 जूल पर कैलोरी, 4.18 जूल पर कैलोरी, ठीक है, ये इतना दे रखा है। चलिए पहले हम पावर की बात करते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों VI, डायरेक्टली अप्लाई कर लीजिए। V कितना है आपको, V आपको 30 दे रखा है, I दे रखा है आपको 10, I आपको दे रखा है 10, तो पावर बच जाएगा बच्चों कितना, 300 वाट। आपका पावर कितना आ जाएगा, 300 वाट पावर आ जाएगा आपका, ठीक है, एक आंसर तो आ गया। दूसरा जो हीट पूछ रहे हैं, हीट, हीट की जो बात कर रहे हैं बच्चों, हीट मतलब है एनर्जी, यानी कि हीट मतलब एनर्जी ही है, तो हीट का मतलब एनर्जी है, तो फॉर्मूला लगता है VIT, लेकिन अब जे दे रखा है तो जे से आप डिवाइड कर दीजिए ताकि आप कैलोरी में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रखते हैं वैल्यू, H इक्वल्स टू V कितना दे रखा बच्चों, 30, I दे रखा कितना आपको 10, T दे रखा आपको 7200 और डिवाइड बाई 4.18। जब आप इससे डिवाइड करेंगे तब आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप जब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो रिजल्ट आएगा 5.17 इंटू 10 की पावर 5, 5.17 इंटू 10 की पावर 5 कैलोरी। आपका आंसर आ गया हीट, ठीक है, हीट भी आपका आ गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिस पर मार्किंग की गई, मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके ऊपर लिखा गया है कि 100 वाट का है और 230 वोल्ट का है। कह रहे हैं इफ द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप्स टू 115 वोल्ट, मतलब सप्लाई वोल्टेज अगर 115 वोल्ट कर दिया जाए तो व्हाट विल बी द टोटल हीट एंड लाइट एनर्जी लिबरेटेड बाय द बल्ब इन 20 मिनट, यानी 20 मिनट में कितना हीट लिबरेट होगा। तो देखिए पहले तो आपको पावर का एक जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर आपको दे रखा है, जैसे यहाँ पर देखिए आपको पावर कितना दे रखा है, 100 वाट, 100 वाट। वोल्टेज कितना दे रखा है आपको, 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, ठीक है, ये 230 वोल्ट। आप पहले एक काम करिए, यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, तभी काम चलेगा, तभी काम हो पाएगा। अच्छा, और टाइम कितना दे रखा पहले ये भी निकाल लीजिए, दे दीजिए 20 मिनट दे रखा है, 20 मिनट को सेकंड में करेंगे तो 20 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 1200 सेकंड हो जाएगा बच्चों, 1200 सेकंड हो जाएगा। और कुछ दे रखा है, कह रहे हैं वोल्टेज रिड्यूस कर जा रहा है, यानी नया वोल्टेज जो है वो कितना है, नया वाला वोल्टेज, एक वोल्टेज आपको 230 दे रखा, दूसरा कह रहे हैं कि 115 वोल्ट तक रिड्यूस कर जा रहा है, ठीक है, ओके 115 वोल्ट हो गया बच्चों, ठीक है। टोटल हीट पूछ रहे हैं, टोटल हीट पूछ रहे हैं बच्चों, टोटल हीट एंड लाइट लिबरेटेड इन 20 मिनट्स, यानी कि लाइट एनर्जी, टोटल हीट और लाइट एनर्जी कितने लिबरेट हो रही है 20 मिनट में। चलिए तो पहले तो हम क्या निकालते हैं, एक काम सुनिए पहले। न्यू वाले केस में अगर मैं बात करूं वर्क डन की, वर्क डन मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब हीट, यानी कि ये फॉर्मूला बन जाएगा P डैश इंटू टी, कितना बन जाएगा P डैश इंटू टी, क्योंकि नया वाला पावर हमको पता नहीं, P डैश हमको निकालना पड़ेगा। P डैश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं ये भी लिख देता हूँ, P डैश बराबर हो जाएगा आपका जो नया फॉर्मूला आपका जो लगेगा वो बन जाएगा बच्चों V अपॉन V डैश स्क्वायर बाई आर, यानी जो पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाई आर होता है, तो V डैश स्क्वायर बाई आर मतलब आपको V डैश चाहिए, V डैश तो है आपके पास, R चाहिए, तो R के लिए यहाँ से फॉर्मूला निकालते हैं। एक फॉर्मूला आप लगा सकते हैं P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर, V स्क्वायर बाई आर। जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो P की जगह पे कितना रखेंगे, P की जगह पर आप रखेंगे 100, V की जगह पर आप 230 इंटू 230 दो बार लिखेंगे अपॉन R। देखिए
2 0 से 2 0 कट जाएगा बच्चों, 23 गुणे 23 कितना हो जाएगा, 23 गुणे 23 आप करेंगे तब आपका आंसर आएगा 529 ओम आ गया रेजिस्टेंस। अब यही रेजिस्टेंस यहाँ रख दीजिए, नया वाला पावर आ जाएगा। वी डैश आपका 115, 2 बार लिख दीजिए 115 गुणे 115, नीचे हो जाएगा 529। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका नया रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, नया पावर भी आ जाएगा। नया पावर कितना आएगा बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नया पावर आएगा आपका 25 वाट। कितना आ जाएगा ये, 25 वाट आएगा। 25 वाट आपका ये पावर आया और इसको यहाँ पर चिपका दीजिए तो W = 25 गुणे 1200 कर लीजिए बच्चों, 25 गुणे 1200 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 12 दूने 24, 36, यानी आपका आ जाएगा इतना 30,000 वाट। कितना आ जाएगा, 30,000 जूल आ जाएगा। चाहो तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो, चाहो इसको पावर के फॉर्म लिख दीजिए 3 × 10⁴ जूल। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। देखिए क्वेश्चन जो भी है इस चैप्टर में बहुत टफ नहीं है, लेकिन आपके करने के ऊपर है। बस यही चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड फॉर 500 वाट एंड 100 वोल्ट इज कनेक्टेड इन अ सर्किट हैविंग 200 वोल्ट सप्लाई। हाउ मच रेजिस्टेंस शुड बी पुट इन सीरीज विद द बल्ब सो दैट द बल्ब डिलीवर्स 500 वाट। मतलब कि कह रहे हैं कि कितने बल्ब, हाउ मच रेजिस्टेंस शुड बी पुट इन सीरीज, मतलब कितने रेजिस्टेंस को सीरीज में रख दिया जाए कि ताकि बल्ब जो है 500 वाट डिलीवर करे, मतलब कि जो पावर है वो 500 वाट डिलीवर करे। तो एक काम करिए, बल्ब 500 वाट डिलीवर करे ये तो बात की बात है, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। रेजिस्टेंस आपको पता करना, मतलब कितना रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया जाए, कितने ओम का। तो पहले एक काम करिए कि आप जो रेजिस्टेंस है मेन पहले इससे निकालिए। पावर आपको दे रखा कितना, पावर आपको दे रखा 500 वाट। ठीक है, वोल्टेज कितना दे रखा आपको 100 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज 100 वोल्ट। अब आप यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों R = V²/P। पावर के फॉर्मूले से ही निकालेंगे हम, V²/P। तो V बच्चों कितना है आपके पास, V आपके पास है 100 × 100 डिवाइड बाई 500, 2 0 2 0 गया, 5 दूना 10, यानी कि आपका रेजिस्टेंस कितना आया 20। रेजिस्टेंस कितना आया अभी यहाँ के लिए तो रेजिस्टेंस 20 आ गया। तो यहाँ से अब आप निकाल लीजिए क्या, करंट भी निकाल लीजिए, करंट की भी जरूरत पड़ेगी। एंड I = क्या हो जाएगा, I = होता है आपका जो फॉर्मूला होता है I का, वो होता है P/V, क्योंकि P = VI होता है तो I = P/V होता है। I = P की वैल्यू कितनी है आपके पास 500, V आपके पास है 100, यानी करंट आपके पास आ जाएगा बच्चों कितना 5 एम्पियर। करंट कितना आ जाएगा 5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, 5 एम्पियर आ जाएगा। अब बात कर रहे हैं कि 5 एम्पियर करंट अगर आ गया तो आपको मान लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है सीरीज में रखना है, लेट कर लेते हैं कि लेट R डैश रेजिस्टेंस पुट इन सीरीज विद R के साथ। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट का फॉर्मूला होता है टोटल पोटेंशियल टू द टोटल पोटेंशियल आपके पास कितना है, ये कितना बोल रहे हैं यहाँ पर पोटेंशियल 200 वोल्ट। हाँ, ये V आपका नया आया है, V आपका नया दिया गया 200 वोल्ट का। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस टू द टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस। अब बताइए यहाँ पर आप क्या रखेंगे, I की जगह पर देखिए आपका आया हुआ है 5 एम्पियर। I की जगह पर आपका कितना आया था 5 एम्पियर, यहाँ 5 रख दीजिए। टोटल पोटेंशियल आपका 200 है, रेजिस्टेंस आपका R डैश के साथ R है, और R आपका आया है 20 ओम। कितना आया 20 ओम। 5 से काटेंगे तो जाएगा बच्चों 5 चौके 20 40, R डैश + 20 = 40 आएगा। तो R डैश = 40 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा 20 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 ओम आ जाएगा। ठीक है, 20 ओम आ जाएगा, यानी कि जो नया रेजिस्टेंस आपको सीरीज में ऐड करना है वो कितना ऐड करना है 20 ओम रेजिस्टेंस ऐड करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको अब की बार डेटा दे रखा है, डेटा आपको दे रखा है, कह रहा है कि R1 की वैल्यू 400 ओम है बच्चों। कितना है R1 की वैल्यू कितना है 400 ओम। R2 की वैल्यू कितना दे रखा है 20 ओम। R2 की वैल्यू 20 ओम। आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ बैटरी इफ हीटिंग पावर इज डेवलप्ड इन R1 इज कितना 25 वाट। यानी कि पहले के लिए पावर जो दे रखा 25 वाट दे रखा है, 25 वाट। तो कह रहे हैं दूसरे के लिए पावर क्या होगा, दूसरे के लिए पावर क्या होगा अगर ये पैरेलल में है। देखिए बच्चों, बिकॉज इट इज इन पैरेलल, इट इज इन पैरेलल।
किसमें है, पैरेलल में है, पैरेलल में है अगर, तो पैरेलल के फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। P इक्वल टू होता है, पहली चीज तो P इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R। तो अगर आप इसको ले जाएंगे तो V स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा PR। आपको पता है कि पैरेलल के केस में ये पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। पैरेलल के केस में आपका पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर ये कांस्टेंट होता है तो आप बोलेंगे कि PR जो है आपका P इंटू R बराबर कांस्टेंट है। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, तो बोलेंगे P1R1 इक्वल्स टू P2R2, P2R2। अब बताइए P1 आपके पास कितना है, 25 है, और R1 कितना है आपके पास, 400 है। P2 आपके पास पूछ रहा है आपसे, और R2 आपके पास है 20। तो 20 से कट जाएगा 20, 20 गुणे 20 400, 25 दूना 50, यानी P2 कितना आएगा आपका, 500 वाट आएगा। ठीक है, 500 वाट आएगा। ओके, समझ में आई बात। चलते हैं अब आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर बोला जा रहा है कि द मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ ईच रजिस्टर इज 2 ओम इन द गिवन सर्किट। मतलब ये सर्किट दे रखा, कह रहे हैं मैक्सिमम जो रजिस्टेंस है वो 2 ओम दे रखा, ठीक है। इज 18 वाट, पावर दे रखा बच्चों कितना, पावर दे रखा आपको 18 वाट, 18 वाट। ओके, अदरवाइज इट वुड मेल्ट, अगर इससे कम दिया जाएगा तो कह रहा है कि वायर मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर रेटिंग। मैक्सिमम पावर रेटिंग आपसे पूछ रहा है भैया, मैक्सिमम पावर रेटिंग आपसे पूछ रहा है। तो मैक्सिमम पावर मतलब P मैक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैक्सिमम पावर जो आपसे पूछ रहा हूँ मैं P मैक्स यहाँ पर लिख देता हूँ। अब P मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पहले समझ लीजिए। P मैक्स यानी P का फॉर्मूला जो होता है, अगर आप बात करते हैं, होता है I स्क्वायर आर, यानी I मैक्स स्क्वायर इंटू आर। न्यू रजिस्टेंस हमको फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि एक रजिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है, रजिस्टेंस आपको नया पूरा फाइंड करना पड़ेगा। तो रजिस्टेंस कितना आएगा, देखिए अगर आप रजिस्टेंस की बात करें तो मैं आपको रजिस्टेंस यहीं से निकाल के दे देता हूँ, आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए बच्चों, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में, अगर पैरेलल में सॉल्व करें तो आपको पता है, मैंने बताया था आर जो निकलेगा ऊपर 2 रजिस्टेंस के लिए 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, नीचे भी 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, ये कट के बच्चों कितना आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा कट पिट के कितना आ जाएगा, पूरा कट के आपका पूरा आ जाएगा 1 ओम। ये 1 ओम, ये आपका कितना आया, ये 1 ओम आ जाएगा बच्चों। इस 1 ओम के साथ ये वाला सीरीज में है, तो आर टोटल यानी आर डैश जो आपका आएगा कितना, 2 + 1 कितना आएगा, 3 ओम। कितना आएगा, 3 ओम आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। यानी आपके पास जो आर टोटल आएगा बच्चों 3 ओम आएगा। यानी कि आपके पास आर डैश तो आ गया, मतलब आपके पास जो आर डैश आ गया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आर डैश आपके पास आ गया 3 ओम। मैंने वहां से सॉल्व कर लिया आर डैश की वैल्यू। अब आपको चाहिए आई मैक्स यानी कि मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। तो आई मैक्स यानी P इक्वल टू, ये मैक्स लगा लीजिए, आपको मैक्सिमम करंट चाहिए P बाई आर इक्वल टू आई मैक्स का स्क्वायर। आई मैक्स का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या बन जाएगा, आई मैक्स बराबर हो जाएगा बच्चों अंडर रूट P बाई आर, अंडर रूट P बाई आर, ये लगेगा। रखिए वैल्यू, आपके पास आई मैक्स जो निकालेंगे, जो पावर जिसमें डेवलप होगा वो 2 ओम में होगा, तो यानी कि 18/2, 18/2 कितना आएगा, 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, यानी कि आई मैक्स आपका कितना आ गया बच्चों, 3 एम्पियर आ गया, 3 एम्पियर आ गया बच्चों। अगर ये 3 एम्पियर आ गया तो यहाँ रख दीजिए 3 का स्क्वायर इंटू रजिस्टेंस भी आपका 3 आया, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणे 27, यानी मैक्सिमम पावर आपका आएगा 27 वाट, 27 वाट आएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाउस है, एक हाउस, देखिए हाउस होल्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कितने पंखे लगे हैं, कितना फैन, कितना बल्ब लगा है, कितना एसी फ्रीज वगैरह जो है सबका अलग अलग करके निकालना पड़ता है। ये क्वेश्चन उसी से है, हाउस होल्ड से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर बोला गया कि एक हाउस है फिटेड विद 20 बल्ब्स। देखिए बल्ब कितने हैं, 20, पहले यहाँ पे लिखते जाइए। बल्ब जो है बच्चों कितने हैं, बल्ब है आपके 20, ठीक है, ओके। और 100 वाट का एक बल्ब है, 100 वाट का एक बल्ब है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, बल्ब के लिए जो पावर आएगा आपका, सुनिए सुनिए सुनिए, बाद में इसको करते हैं, नहीं बाद में कंफ्यूजन होगी, पहले चीज़ों को लिख लीजिए। देखिए एक एक को सॉल्व करते हैं। अच्छा 20 बल्ब है, एक बल्ब का 20 वाट है, तो P बल्ब को मैं 20 से डिनोट कर रहा हूँ। पावर बल्ब का कितना हो जाएगा, 20 बल्ब है, एक बल्ब का 100 वाट का है, तो टोटल आ जाएगा 2000 वाट। कितना आ जाएगा आपका, 2000 वाट बल्ब का है। 10 फैन है, फैन कितने बच्चों, 10 है, फैन 10 है, तो P फैन का कितना आ जाएगा, पावर फैन का, तो एक फैन के लिए कितना है, देखिए 10 फैन है,
0.5 एम्पियर ईच ऑफ 0.5 एम्पियर ईच एंड अ इलेक्ट्रिक केटल, मतलब एक फैन जो है 0.5 एम्पियर का करंट है, मतलब ले रहा है। तो अगर करंट ले रहा है तो यहाँ से हम पावर निकाल सकते हैं। पावर निकाल सकते हैं कैसे? P इक्वल्स टू वी आई से। तो वी आई, अब देखिए यहाँ पर 220 वोल्ट का ए बी दे रखा है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको P फैन है, कोई बात नहीं है। और कितने केटल हैं? एक केटल है, एक केटल। P केटल कितना है? केटल, केटल भी लिख लेते हैं, केतली मतलब केटल की ई डबल टी एल ई। कितना भैया? ये है 100 ओम का। कितना है? 100 ओम का एक केटल है, एक केटल है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी इसको शांत रहिए। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है कितनी? वोल्टेज जो दे रखा है बच्चों कितना? 220 वोल्ट का। कितना दे रखा? 220 वोल्ट का दे रखा है, ओके 220 वोल्ट का है। एंड अ रेट ऑफ 0.5 रुपीज पर किलोवाट, मतलब रेट भी दे रखा है भैया, रेट दे रखा है 0.50 पर किलोवाट आर, पर किलोवाट आर। 1 मिनट पर किलोवाट आर, ठीक है, ये दे रखा है। व्हाट विल बी द एक्सपेंडिचर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन 30 डेज। डे कितना दे रखा है? डे दे रखा है 30। कितना दे रखा है? 30, 30 डेज। चलिए अब देखिए सिंपल तरीके से इसको करने का फॉर्मूला क्या है। पहले तो आप टोटल पावर निकाल लीजिए। टोटल पावर कैसे निकालेंगे? देखिए टोटल पावर कैसे निकालेंगे पहले समझिएगा। टोटल पावर निकालने का बच्चों तरीका ये है कि पावर ऑफ बल्ब यानी पावर ऑफ बल्ब प्लस, यहां मैं लिख दे रहा हूं, पावर ऑफ बल्ब प्लस पावर ऑफ फैन प्लस पावर ऑफ केटल, ये तीनों को आपको पावर निकालना है। तीन चीजों का पावर निकालना है। पहले देखिए बल्ब का तो आपने निकाल लिया 2000, फैन का निकालना, 10 फैन थे। अब 10 फैन में देखिए एक फैन के लिए अगर मैं बोलूं कि एक फैन के लिए जो पावर का फॉर्मूला होता है वी आई होता है ना, वी आई। और फैन जो है एक फैन 0.5 एम्पियर के करंट फ्लो रहा और 220 वोल्ट का, तो रख लीजिए इसको 10 इंटू 220। देखिए 220 आपको वोल्टेज दे रखा है, 220, और एक के लिए 0.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1100 आएगा। कितना आएगा? 1100 वाट आएगा, ठीक है। ये आपका फैन का आ गया, ये आपका फैन का आ गया, ये आपका बल्ब का आ गया था। और केटल का आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, केटल का आपको रेजिस्टेंस दे रखा है। तो केटल का अगर रेजिस्टेंस दे रखा है तो केटल का क्या निकाल लीजिए? पावर ऑफ केटल कैसे निकालेंगे? पावर ऑफ केटल निकालेंगे बच्चों V स्क्वायर आर। पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाई आर होता है, V स्क्वायर आर होता है। पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाई आर होता है भैया, V स्क्वायर बाई आर होता है। 1 मिनट, हाँ तो रखिए 220 गुणे 220 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 100 ही तो ओम का रेजिस्टेंस लगा है इसमें। 1020 484 भैया, 484 वाट आया। अगर इतना आ गया तो रख लीजिए। अब देखिए पावर ऑफ बल्ब कितना है? 2000, 1100 फैन के लिए आया है, ठीक है। केतली के लिए आया है 484, जोड़ लीजिए 2000 1100 हो जाएगा 3100 400 3584, टोटल आएगा 3584। टोटल पावर कितना है बच्चों? 3584 वाट आया है, 3584 वाट आया है। देखिए हर एक का पावर आपने निकाल लिया और सबको ऐड कर लिया, 3584 वाट आ गया आपका पावर, ओके 3500। अब पूछा क्या गया है? 30 दिन में कितना खर्चा होगा? 30 दिन में कितना खर्चा होगा? देखिए तो टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें बच्चों तो होता है पावर इंटू टाइम। पावर जो है टोटल पावर इंटू टाइम, यहां मैं फिर से लिख देता हूं, वेट, हाँ चलो भैया, हाँ टोटल पावर इंटू टाइम। और कह रहा कितना? कह रहा कि डेली 30 दिन चलता है और डेली 6 घंटे चलता है, मात्र 6 घंटे चलता है डेली। टोटल टाइम अपॉन 1000, यही तो करना है। अब मुझे बताइए टोटल पावर आया 3584, कितना आया है? 3584। टाइम कितना है? एक दिन 6 घंटा चलता है, 30 दिन तक चलता है, तो 6 गुणे 30 कर दीजिए, 180 घंटा चलेगा ना महीने में। भैया एक दिन में 6 ही घंटा यूज हो रहा है, तो 30 दिन में 180 घंटा होगा, तो 6 गुणे 30 कर लिया, नीचे 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आपका पावर टोटल खर्चा आ जाएगा। और कितने रेट से है? 50 पैसे के रेट से है, तो इसको 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.50 से,
ठीक है। आपका दो टोटल खर्चा आ जाएगा लगभग 322 रुपये 56 पैसे। कितना आ जाएगा? 322 रुपये 56 पैसे आपका आंसर आएगा बच्चों। देखिए ऐसे क्वेश्चन 10th क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है, देयर आर 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, एक का रेटिंग दे रखा है 60 वाट 110 वोल्ट और दूसरा दे रखा है 100 वाट और 110 वोल्ट। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 220 वोल्ट डीसी सप्लाई। विल एनी बल्ब फ्यूज? क्या कोई बल्ब फ्यूज होगा? व्हाट इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सेम। मतलब अगर इसको पैरेलल के साथ कर दिया जाए तब क्या होगा? देखिए भैया, अगर हम बात करें कि 2 है तो पहले के लिए मैं करंट निकालूं। देखिए पहला आपको बताइए पावर कितना है। पहले के लिए पावर आपका है 60 वाट और वोल्टेज कितना दे रखा है? 110 वोल्ट। दूसरे के लिए दे रखा है, दूसरे के लिए पावर दे रखा है 100 वाट और पोटेंशियल दे रखा है 110 वोल्ट। ठीक है, ओके। अगर कह रहे हैं कि इसको सीरीज में लगा दिया जाए, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 220 वोल्ट सप्लाई, उनको 220 वोल्ट सप्लाई के साथ सीरीज में लगा दिया जाए, तो उसको बाद में देखेंगे। लेकिन पहले क्या कह रहे हैं कि पहले हम करंट निकालते हैं। I1 इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा? P1 अपॉन V1। तो P1 कितना है? 60, V1 कितना है? 110। जब आप इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो आपका ये आएगा 0.545 एम्पियर। ठीक है, ये आएगा आपका पहला केस। ठीक है, ये पहला आपका आ जाएगा पहले के लिए। यहाँ पर जब ऐसे करेंगे बच्चों तो I2 इक्वल्स टू हो जाएगा कितना? P2 अपॉन V2। समझ में आ रही बातें? देखिए कुछ खास नहीं है, केवल वैल्यू आपको पुट करना है। यहाँ पर रखिए तो I2 आपका जो आएगा बच्चों कितना? 100, यहीं पर रख लेते हैं, 1 मिनट वेट। 100 डिवाइड बाई 110, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग ये आएगा 0.91 एम्पियर आएगा बच्चों। आपका दोनों करंट आ गया, पहले के लिए करंट और दूसरे के लिए करंट निकाल लिया। अब रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस निकालते हैं। पहले के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V1 अपॉन I1। तो V1 कितना है? V1 कितना है भैया? 110। और ये कितना है? ये आपका है 0.545। जब आप R1 निकालेंगे बच्चों तो आपका निकल के आएगा लगभग 201 ओम। 201 ओम। यहाँ पर R2 जब निकालेंगे तो यही करेंगे आप V2 अपॉन I2। V2 आपके पास कितना है? V2 आपके पास है 110, I2 आपके पास है 0.91। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो R2 की वैल्यू भी आपकी आ जाएगी लगभग 120 ओम। कितना आ जाएगा? 120 ओम। इतना निकाल लिया। अब इन्होंने कहा कि एक काम करो, टोटल करंट बता दो। टोटल करंट बता दो। अगर इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाए पहले तो टोटल करंट बता दो। I बराबर क्या हो जाएगा? टोटल करंट का मतलब होगा I बराबर हो जाएगा टोटल पोटेंशियल, यानी कि जो पोटेंशियल सप्लाई है कितना है? E अपॉन R1 प्लस R2। अगर मैं कहूँ कि E आपका 220 वोल्ट दे रखा सप्लाई, देखिए यहाँ पर दे रखा है ये 220 वोल्ट सप्लाई बोल रहा है, 220 वोल्ट सप्लाई। तो 220 अपॉन, जब दोनों को सीरीज में लगा दिया जाएगा तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 प्लस R2 टोटल रेजिस्टेंस, ये सीरीज की बात अभी हो रही है। तो कितना है? पहला 201 है, दूसरा 120 है, दोनों जुड़ जाएंगे तो I कोस्ट हो जाएगा 220 डिवाइड बाई 2 1 320, 321 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 321। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 0.69 एम्पियर आएगा फाइनल, यानी करंट आ जाएगा 0.69 एम्पियर। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि जब ये सीरीज में था तब के लिए, इन सीरीज, कब के लिए? तब के लिए जब ये सीरीज में। लेकिन अगर कह दिया जाए इन पैरेलल, अगर ये पैरेलल में हो जाए कह रहा तब क्या होगा? अगर पैरेलल में होगा तो पहले तो आप इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालिए। R डैश बराबर हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 R2 कितना है भैया आपका? 120 नहीं 120 इंटू 201 अपॉन 120 प्लस 201 कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका R डैश एक नया फॉर्मूला बन जाएगा ना, मतलब नया आ जाएगा 75 ओम। कितना आ जाएगा? 75 ओम आ जाएगा। 75 ओम आ जाएगा। अब ये 75 ओम आ गया तो देन करंट का फॉर्मूला लगा दीजिए E अपॉन R डैश। पैरेलल का केस चल रहा है तो E आपके पास 220 ही है और ये आ गया 75 आएगा, तो आपके पास पैरेलल के लिए डैश में मान लेता हूँ करंट को, तो I डैश आपका जो आएगा 3 एम्पियर आएगा। क्या आएगा? 3 एम्पियर आएगा। 3 एम्पियर आएगा। ठीक है, यानी कि आपको सीरीज में बता दिया गया, पैरेलल में बता दिया गया, दोनों केसेज में आपको सॉल्व कर लेना है। यानी कि अगर इस केस में ऐसा होता है
तो पहले केस में देखिए आपका करंट कितना आया है, देखिए सीरीज में करंट आपका 1 एम्पियर से कम आया है और उसमें ज़्यादा आया है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, बल्ब विल फ्यूज, बल्ब विल फ्यूज, यानी इस केस में बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, बल्ब विल फ्यूज, यानी करंट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी भैया, तो बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि इसमें कि द लेंथ एंड रेडियस ऑफ द वायर ऑफ सेम मेटल इज इन द रेशियो 2:3:4 एंड 3:4:5 respectively. They are joined in parallel and induced in a circuit having 5 ampere current. Find each wire. Find current in each wire. देखो भैया लेंथ और उसका रेशियो दे रखा है, लेंथ और किसका, लेंथ और रेडियस का रेशियो दे रखा है। लेंथ और रेडियस का रेशियो अगर दे रखा है तो आपसे पूछा जा रहा है जो वो बताना है। तो पहले तो आप ये बात समझिए कि आपको लेंथ का रेशियो दे रखा है और उसका रेशियो, तो पहले तो आप इसको लिख लीजिए कि रेडियस का रेशियो और लेंथ के रेशियो में क्या रिलेशन होता है, ताकि आपको पता चल जाए। देखिए आप सभी बच्चों को पता होगा कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए होता है। अगर मैं कहूँ कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन एरिया का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूँ कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर। मतलब बाकी चीज़ों से हमसे मतलब नहीं है, जो हमको दिया गया उसी से मतलब है। अब देखिए लेंथ का रेशियो जो दे रखा है आपको, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, वेट, लेंथ का रेशियो पहले है रेडियस, यानी कि L1 L2 L3 R1, ये आपका है R1 R2 और R3, ये दे रखा बच्चों आपको, ये आपको गिवन है। अगर आपको ये गिवन है तो आप निकाल लीजिए R1:R2:R3, इन तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा, L1/R1 स्क्वायर, L1/R1 स्क्वायर L2/R2 स्क्वायर L3/R3 स्क्वायर। पहले तो आपको ये करना है। जब आप इसको करेंगे तो बताइए L1 L2 L3 आपको कितना दे रखा है, L1 L2 L3, L1 आपको 2 दे रखा है, R1 आपका कितना 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, L2 आपको कितना दे रखा है 3 और इसका 4 का स्क्वायर 16, फिर L3 आपको दे रखा 4, इसका 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ये आपको R1:R2:R3 का रेशियो दे रखा है। ये 3 रेशियो आपको गिवन है, R1 R2 और R3 सबका रेशियो। अगर आप किसी दो की वैल्यू भी निकाल लेते हैं तो आपका काम यहाँ से हो जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ से सॉल्व करते हैं एलसीएम वगैरह लेके, तो मान लीजिए आप R1 की वैल्यू R1 ही रहने देते हैं R1 के फॉर्म में, तो R2 की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो आएगा 27/32 R1 एंड R3 की जो वैल्यू आएगी, ये यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो 36/50 R1। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कैसे आ गया। देखिए जब आप R1 की बात करेंगे तो R1 के केस में ही चलेंगे, R1 के केस में ही चलेंगे, तो R1 के लिए इसका एलसीएम वगैरह लेके सब सॉल्व करेंगे तब आपके R2 और R3 निकलेगा। जब आपने R2 और R3 निकाल लिया है तब आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल के केस में क्या बोला इन्होंने, दे आर ज्वाइंट इन पैरेलल, पैरेलल। अगर ये पैरेलल में है तो तीनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में सॉल्व कर लेते हैं तो 1/R बराबर हो जाएगा बच्चों 1/R1, तो 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/R इक्वल्स टू 1/R1, तो R1 ही रहेगा। R2 कितना रहेगा बच्चों, R2 आपका 27/32 है, तो पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/R2, तो 32/27 R कितना, ये R1 है ना, R1 प्लस ये भी पलट जाएगा आपका 50/36 R1। अब आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर 1/R इक्वल्स टू, अगर आप एलसीएम लेंगे बच्चों तो एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए R1 27 R1 36 R1, इन सबका अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम से पता चल जाएगा कि कितना एलसीएम आएगा। एलसीएम आपका जो आएगा वो 108 आएगा। कितना आएगा 108। अगर आप देखेंगे 27 36 और इसका एलसीएम 108 आएगा, 108 R1 आएगा बच्चों। अब जब R1 का टेबल 108 बार जाएगा तो ऊपर 108 हो जाएगा। 27 का टेबल कितनी बार जाएगा, 27 चौके 108, तो 32 गुणे 4 करेंगे, 4 दूना 8, 4 3 12, 128 आ जाएगा। ठीक है, 27 चौके 8, 36 तिहाई 108, 50 तिहाई 150 हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 8 16,
386 होगा बच्चों, 386 नीचे हो जाएगा 108 R1, और जब आप इसको पलट देंगे तो R बराबर हो जाएगा 108 R1 अपॉन 386 आ जाएगा, इतना ओम। यानी कि R की वैल्यू आपके पास R1 के फॉर्म में आ गया। अब आप निकाल लीजिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू होता है IR, V इक्वल टू क्या होता है IR। तो आप पोटेंशियल निकाल लीजिए, देन पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है IR। और देखिए बच्चों यहाँ पर दे रखा करंट 5 एम्पियर का, करंट कितना है यहाँ पर देखिए, ये 5 एम्पियर का दे रखा है, तो IR, तो V इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू R की जगह पे हो जाएगा आपका 108 R1 अपॉन 386। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो V बच्चों आपका आ जाएगा फाइनली, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 270 R1 आपका बचेगा, एक कट पिट जाएगा, 5 R1 है ना आपका, है आपके पास करंट तो 5 ही तो दे रखा है, ठीक है, ओके ठीक। तो ये बच जाएगा आपका, अगर काटने पीटने के बाद आप देखेंगे तो आपका बनेगा 270 डिवाइड बाई 193, 270 डिवाइड बाई 193 R1, ये बचेगा, ठीक है। अब आपके पास पोटेंशियल आ गया, तब आप I1 I2 I3 निकाल सकते हैं। देन I1 निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, V बाई R1, I2 निकालेंगे तो V बाई R2, I3 निकालेंगे तो V बाई R3। बच्चों आप वैल्यू केवल आप V की पुट करते जाइए, R1 काटता जाएगा, R1 तो पहला 273 बटे कितना आ जाएगा, 273 बटे 193। देखिए R1 से R1 यहाँ कटेगा तो सीधे आपका बन जाएगा I1 जो बचेगा 270 डिवाइड बाई 193, पहला इतना आ जाएगा, इतना एम्पियर, ठीक है, इतना। दूसरा I2 की जब बात करेंगे तो I2 के केस में फिर से अब कटेगा, अब फिर कटेगा यहाँ पर कितना, I2 केस में V बाई R2 होता है। अब आप R2 की वैल्यू रखते जाएंगे, R2 कितना है आपके पास, देखिए R2 आपके पास यहाँ पर है, इसको रखेंगे तो यहाँ पर देखिए R2 की वैल्यू रखेंगे तो आपका कट के आ जाएगा कितना, 27 बटे 32 से, और 27 बटे 32 को 273, यानी कि आपका जो बचेगा 27 बटे 32 बचेगा जब आप रखेंगे, इंटू कितना, इंटू 270 बटे 193 करेंगे, ये भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसे ही आप लास्ट में I3 की जो वैल्यू, देखिए वैल्यू आपको पुट करके सॉल्व करना है, वैल्यू आप जैसे जैसे पुट करते जाएंगे वैसे वैसे आती जाएगी। अगला वैल्यू जो आपका आएगा, जब इसको R3 की वैल्यू रखेंगे तो आपका आएगा 375 अपॉन 193, पूरा सॉल्व होकर आएगा 375 अपॉन 193, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए, आपको केवल वैल्यू रखना है, कैलकुलेशन करना है, अगर कैलकुलेशन कर ले गए तब तो आपके लिए समझ लीजिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। एक सेट है n आइडेंटिकल रजिस्टर का, ईच ऑफ रेजिस्टेंस R ओम है, मतलब कि n आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं जिसमें सबका रेजिस्टेंस R ओम है, कनेक्टेड इन सीरीज हैव इफेक्टिव रेजिस्टेंस X। जब उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बता रहे हैं कि X है, एंड व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस Y ओम है। कह रहे हैं कि फाइंड द रिलेशन R X एंड Y। मतलब कि देखिए बहुत सिंपल तरीके से इन्होंने बोला है क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, जब देखिए कितने रेजिस्टेंस है, n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है। तो देखिए अगर जब सीरीज में जब ये सीरीज में है तब x आइडेंटिकल है तो हो जाएगा R एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। कितने टाइम्स, n टाइम्स होगा बच्चों। जब n टाइम्स होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी nr, कितना आ जाएगा nr, एक इक्वेशन बन गया। लेकिन अब कह रहे हैं कि व्हेन इन पैरेलल, जब एक इसमें हो पैरेलल में हो तो कह रहा है y है, तो y है तो अगर तो 1/y, ये बन जाएगा 1/y इक्वल्स टू 1/r एंड सो ऑन। कहाँ तक चलता जाएगा, n टाइम्स, कहाँ तक n टाइम्स। तो n टाइम्स चलेगा तो बच्चों ये बन जाएगा 1/y इक्वल्स टू, सब जुड़ जाएगा, एक बार जुड़ा तो एक, दो बार जुड़ा 2/r, तीन बार जुड़ा 3/r, तो n बार जुड़ा तो n/r। तो पलट देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, r/n आ जाएगी। ये क्वेश्चन क्या बन गया, सेकंड। अब इन तीनों में रिलेशन बताना है बच्चों, तीनों में रिलेशन बताना है तो तीनों क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट हमारा है क्या x और दूसरा क्या है y, x इंटू वाई बराबर, पहला क्या है nr, दूसरा क्या है r/n।
देखिए ये n से n कट जाएगा बच्चों, तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, यानी आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स वाई। ठीक है, ये आपका रिलेशन, यही बोला गया था, रिलेशन बताना है इन सब तीनों में। ठीक है, क्लियर है बच्चों इतनी बातें? चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, थोड़ा इसको ब्रेक करके करना है। इसके बाद आपके एक क्वेश्चन ही है, हाँ इसके बाद तो क्वेश्चन है नहीं। ओके, दो क्वेश्चन आपके हैं, पहले दोनों क्वेश्चन को सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझते हैं। देखिएगा थोड़ा इनको समझने में दिक्कत आपको आ सकती है, लेकिन उससे पहले मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखिए बोला गया है कि फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में। बच्चों इसके बीच में और इसके बीच में, यानी यहाँ पर इसको छोड़ दिए, जिसके बीच में बोला जाए रेजिस्टेंस उसको पहले आप मत पकड़िए, बाकी सबको आप सॉल्व करते जाइए। चलिए हमने इन दोनों को छोड़ दिया, मैं इधर से चलता हूँ। अब देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस बच्चों और 3 ओम का रेजिस्टेंस किसमें है? सीरीज में। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि 3 ओम एंड 3 ओम, 3 ओम एंड 3 ओम in series of AF and किसका? AF and EF। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा बच्चों? R डैश आएगा आपका 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 ओम। कितना हो जाएगा? 6 ओम। अब देखिए आपका ये सर्किट टूट गया। अब सर्किट टूट गया तो आप सर्किट बनाइए कैसे? देखिए आपके पास जो 2 ओम का दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, इसको मैं बना लेता हूँ पहले। जो यहाँ पर दे रखा है आपको, इसको मैं पहले बना लेता हूँ। ये 3 ओम है, ये इतना, ये है ए और ये है बी। ये कितना है? 3 ओम का, 3 ओम। ठीक है, 3 ओम है। फिर आगे ये सी है, ये भी आपका 3 ओम है, 3 ओम। ठीक है, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, समझिएगा। और इसको इससे मिला देते हैं। ये भी कितना है? ये आपका है 6 ओम का, 6 ओम का है। ठीक है, यहाँ तक बना लिया। फिर आगे गए यहाँ पर, फिर यहाँ से इसको मिलाया। ये आपका 3 ओम का दे रखा बच्चों, ये आपका 6 ओम का दे रखा। देखिए यहाँ तक पहुँच गए। फिर आगे चले, इसको सी और इसको डी पॉइंट मान लिया। फिर आगे चले ये, फिर यहाँ से इसको, ये आपका 3 ओम है और ये आपका कितना है? 6 ओम, यानी यहाँ तक आ गए हम। अब देखिए बाकी देखो बच्चा, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस निकाल लिया है, तो ये आपका 6 ओम है और 6 ओम के साथ देखिए ये आपका ई पॉइंट है। अब जो आपने इधर सॉल्व किया है, ये वाला अभी जो सॉल्व कर लिया आपने, अभी जो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व करके आपका है 6 ओम। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझाता हूँ, अच्छे समझिएगा। ठीक है, देखिए ये दोनों बच्चों पैरेलल में, ये दोनों किसमें है? पैरेलल में। अगर ये पैरेलल में है तो सभी बच्चों को पता है कि ये दोनों टूट के हो जाएंगे कितने? ये दोनों पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? पैरेलल के लिए लगेगा बच्चों 6 × 6/6 + 6, बताया था ना, R1 R2 R1 + R2, यानी कि 36/12, यानी आपका 3 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 ओम आएगा। 3 ओम, जब ये 3 ओम आएगा बच्चों, तो इस 3 ओम के साथ ये वाला केस किस में चला जाएगा? ये वाला केस चला जाएगा आपका इसके साथ सीरीज में। किसके साथ? इसके साथ सीरीज में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों टूट के आपके 3 ओम बन गए और 3 ओम के साथ 3 ओम किस में आ जाएगा? 6 ओम, यानी कि आपके पास फिर से एक नया रेजिस्टेंस। अब फिर से इसको मैं डायग्राम बनाता हूँ, अब समझिएगा। फिर से आपको मैंने क्या लिया, यहाँ से एक पॉइंट हमने लिया ए, इस पॉइंट को लिया हमने ए, और यहाँ पर देखिए 3 ओम का है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर 1 मिनट, थोड़ा छोटा, देखिए ये आपका ए पॉइंट था, ए पॉइंट बी था। अब देखिए यहाँ तक आपका सॉल्व हो चुका है, ये आपका ब्रेक हो चुका है, यानी कि ये पूरा आपका फाइनली कितना आ गया बच्चों? इतना। ये आपका 6 ओम आ चुका है। ठीक है, 3 3 6 ओम। देखिए इसको कैसे जोड़ते हैं अभी लास्ट में, पहले डी तक हम बनाते हैं। ए बनाया, इसके साथ मैंने एक बना लिया बी, फिर एक बना लिया हमने सी। देखिए ये आपका 3 ओम है, इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया था, ये 6 ओम था। ये आपका क्या था? बी, ए बी सी, और फिर आपका ये कितना है? 3 ओम। फिर इसके साथ एक कनेक्ट कर दिया हमने, ये कितना? ये 6 ओम आपका। ठीक है, अब इसके साथ देखिए बच्चों, ये जो यहाँ तक तो हमने बना लिया, इधर वाला पोर्शन टूट के आपका आ गया कितना? ये आपका आ गया है कितना?
ये आपका आ गया है जो डी पॉइंट था, यहाँ पर आपका आ गया 6 ओम। अब देखिए बच्चों फिर से इसी में वही कलाकारी आपको करनी है। अगर एक स्टेप आपको समझ में आ गया, ये 6 ओम है, 6 ओम का फिर से करेंगे तो वही कितना आएगा 6 गुणे 6 अपॉन 6 प्लस 6, फिर से आपका कितना आ जाएगा बच्चों 3 ओम फिर से आ जाएगा। अब 3 ओम फिर से आ गया ये, तो 3 ओम के साथ देखिए फिर से ये वाला ब्रिज टूट गया। जैसे ये ब्रिज टूटा आपको तुरंत समझ में आ रहा कि 3 ओम के साथ फिर से 3 ओम क्या हो गया है, फिर से आपका सीरीज में हो गया। ये फिर से कितना हो गया 6 ओम, कितना हो गया 6 ओम। फिर से आप इसको ब्रेक करते हैं, जब फिर से ब्रेक करेंगे बच्चों तो कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम, देखिएगा। देखिए फिर से आपने ए पॉइंट और बी पॉइंट लिया, ए पॉइंट और बी पॉइंट लिया, ये कितना है 3 ओम, 3 ओम लिया। अब 3 ओम के साथ देखिए ये वाला आपका इधर भी गया 3 ओम, सी पॉइंट। अब देखिए सी पॉइंट टूट गया, तब यहां से आप इसको डायरेक्टली आप मिला दीजिए, डायरेक्टली आप इसको यहां से मिला दीजिए, ये पॉइंट सी है, तो ये आपका कितना है 6 ओम है। अब देखिए बच्चों इसके पहले ऊपर वाला पोर्शन ये टूट के पूरा आपका बन चुका है कितना, देखिएगा ये आपका बन गया है आपका 6 ओम, ये कितना बन गया 6 ओम। अब देखिए 6 ओम के साथ फिर से ये ब्रेक हो गया बच्चों। अब देखिएगा समझिएगा, ये 6 ओम फिर से किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। फिर से इसको सॉल्व करेंगे, 6 गुणे 6 अपॉन 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, फिर से 3 ओम आ जाएगा। अब 3 ओम के साथ ये वाला केस फिर से आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये 3 ओम और ये 3 ओम आपकी फिर से हो जाएंगे किसमें, ये 3 ओम और ये 3 ओम आपके हो जाएंगे फिर से किसमें, सीरीज में। तो फिर से इसका कितना हो जाएगा बच्चों 6 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। अब सब कुछ टूट गया है, तो लास्ट स्टेप जो आपका बच रहा है बच्चों, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। देखिए ये आपका ए है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया, फिर आपका ये हो गया बी, यहाँ पर आपका 3 ओम है, ठीक है। देखिए इतना पोर्शन पूरा टूट गया है, तो ये पूरा सॉल्व होकर आपका आ रहा है इसके साथ बच्चों कितना 6 ओम, कितना आ रहा है 6 ओम आ रहा है, ये 6 ओम। अब 6 ओम और 6 ओम किसमें है, लास्ट में इक्विवेलेंट जो निकालेंगे आर इक्विवेलेंट बच्चों, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, किसमें है पैरेलल में। तो आप कहेंगे कि सर इसको हम 6 गुणे 3 अपॉन 6 प्लस 3 लिख देंगे, तो 18/9 हो जाएगा, 9 दूना 18 आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा 2 ओम, यानी फाइनल रिजल्ट आपका 2 ओम आया। यानी कि ये क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं है जितना लोग समझते हैं। देखिए आपको बस ये है डायग्राम आपको थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर इसको बार बार वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए एक क्वेश्चन और सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, पहले आप इस चीज़ को समझिएगा। इसमें बोला गया कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बारे में बात कर रहा है। इधर देखिए ओपन वायर है, ये ओपन वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, इसके रेजिस्टेंस को हम मेजर नहीं करेंगे, इसके रेजिस्टेंस को हम मेजर नहीं करेंगे बच्चों, इतने पोर्शन को हम मेजर नहीं करेंगे, ठीक है। तो करेंगे मेजर किसको, समझिएगा। देखिए बच्चों ये आपका 4 ओम है, और देखिए 2 ओम 2 ओम 4 ओम 4 8 8 और 2 10 10 2 12, यानी बच्चों ये इतना पोर्शन आपका जो बन रहा है, इतना पोर्शन ये पोर्शन ये सीरीज में है, ये आपका आ गया बच्चों 12 ओम। देखिएगा 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अब 12 ओम के साथ 6 ओम पैरेलल में जाएगा, 6 ओम किस में जाएगा, पैरेलल में जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि कुछ ऐसा डायग्राम इसका बनाइए, तो कुछ कहानी ऐसी बनेगी बच्चों। देखिएगा ये आपके पास ए है, ये आपका बी है, ये आपका 2 ओम है, ये भी 2 ओम है आपका, ये आपका 6 ओम है। फिर यहाँ पर ये देखिए 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ठीक है। यहाँ तक का मैंने बना दिया। ये मेश 2 में यहाँ पर आपका अभी एक बना हुआ है 6 ओम, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये पूरा टूट के 12 ओम आ गया, कितना आ गया 12 ओम। तो यहाँ पर मैं एक 12 ओम का लगा दे रहा हूँ बच्चों, ये 12 ओम का। अब मुझे बताइए कि ये जो 12 ओम है ये किसके साथ है, ये 6 के साथ पैरेलल में है, ये 6 के साथ क्या है पैरेलल में है। अगर आप इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे सर 12 गुणे 6 अपॉन 12 प्लस 6 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 12 छक 72 डिवाइड बाई 18 18 चौक 72, यानी कि 4 ओम। कितना है बच्चों ये 4 ओम। मतलब कि कहने का मतलब है आपका जो फाइनल आया ये इतना 4 ओम आ गया सॉल्व हो गए, 4 ओम आया ये। अब सुनिएगा मेरी बात, अब आप सुनिएगा मेरी बात, ये 4 ओम बच्चों 4, देखिए ये इतना पोर्शन फिर से मैं बता रहा हूँ, ये इतना पोर्शन फिर से, ये इतना पोर्शन फिर से आपका किस में है, देखिए 4, रुक जाइए नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, ये तो खत्म हो चुका है, ठीक है। ये देखिए 4 ओम आपका ये 1 मिनट, हाँ ये देखिए ये 4 ओम के साथ देखिए इतना 4 ओम, ये 4 8
और 8 4 12, फिर से 12 ओम बन गया, फिर से क्या बन गया 12 ओम। तो दोबारा जब रेजिस्टेंस बनाएंगे तो आपका ये 12 ओम आया बच्चों। कितना आया ये आपका टोटल अब बन गया फिर से 12 ओम। कितना बन गया 12 ओम। तो 12 ओम बना है, तो इसको 12 ओम को मैं फिर से बनाता हूँ डायग्राम। देखिए ये आपका ए है 2 ओम, फिर से 2 ओम, फिर से यहाँ 6 ओम है, फिर से यहाँ 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये आपका 6 ओम है। ठीक है, अब देखिए ये इतना तो बचा है, ये इतना पोर्शन 12 ओम आ गया फिर से बच्चों। तो फिर से 12 ओम आ गया, तो हम इसको 12 ओम को ऐसे दिखा देते हैं, ये 12 ओम है। ठीक है 12 ओम। अब बताइए कि 12 ओम के साथ 6 ओम फिर से किस में आ गया। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये 12 ओम के साथ 6 ओम किस में आ गया, पैरेलल में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वही 6 × 12 अपॉन 6 + 12 सॉल्व करेंगे तो टोटल आपका 4 ओम आएगा। इस 4 ओम के साथ देखिए 4 ओम ये, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। जब इसकी बात करेंगे बच्चों तो मुझे बताइए एक बात आप, कि ये आ गया 4 ओम, तो आप कहेंगे कि आर इक्विवेलेंट जो आएगा 4A आ जाएगा, 2A है 2A है, तो 4 2 6 2 8, यानी आपका बच्चों आ जाएगा आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 8 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, क्या सभी बच्चों को इतनी बातें मेरी क्लियर हुई? सभी बच्चों को मेरी ये बातें क्लियर हैं? तो बच्चों आज का आपका ये पहला पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में आपको इसके सेकंड पार्ट के साथ मुलाकात होगी, तब तक आप पढ़ते रहिए इसको। ठीक है।